देखो तो आज से ना काइनेटिक फ्रिक्शन जो था, स्टैटिक फ्रिक्शन का काफी प्रॉब्लम किया है, तो आज काइनेटिक फ्रिक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन वाले में क्या करना है आपको, देखो। देखिए ये है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड लॉज हैं। आप डायग्राम में देखो क्या है प्रॉपर्टीज एंड लॉज। उसको 5 पॉइंट्स में मैंने समराइज किया हुआ है। जितने भी लॉज आप देख रहे हो वो 5 पॉइंट्स में है। ठीक है। उनमें 5 पॉइंट्स में फर्स्ट वाला पॉइंट आपसे कहा जा रहा है कि जो वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स है, जैसे पहले था। लेकिन इस बार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं, है ना। मतलब कि इतना फर्क है। पिछली बार इसको स्टैटिक फ्रिक्शन को कोफिशिएंट कहा गया था, अब की बार इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कह रहे हैं। ये फर्क है। ठीक है जी। स्टैटिक फ्रिक्शन में और काइनेटिक फ्रिक्शन में मतलब दोनों के लॉज एक ही हैं। दोनों की वैल्यू म्यू 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 इंटू एन के बराबर होगी, लेकिन वो कौन सा म्यू लेना है कौन सा एन लेना है ये डिपेंड करता है कि आप स्टैटिक फ्रिक्शन को डील कर रहे हो या काइनेटिक फ्रिक्शन को डील कर रहे हो। सेकंड नंबर का पॉइंट आपसे कहा जा रहा है, सेकंड नंबर पॉइंट जो यहाँ पर कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड ये कहा जा रहा है, थर्ड ये कहा जा रहा है कि इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिलेटिव टू द सर्फेस ऑन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो अभी वन बाय वन इसको समझाते हैं। तीसरे नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संभवी को बोलो दोबारा रिक्वेस्ट भेज दे बच्चे। तीसरे नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाले पॉइंट पर ध्यान देना। तीसरा पॉइंट सबसे खतरनाक पॉइंट है कि इसमें डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी। थर्ड नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और फिफ्थ नंबर पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। कुल मिलाकर के ये कह रहा जरा आपसे। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, इन पॉइंट्स को समझने के लिए नीचे कुछ डायग्राम्स हम लोगों ने बना रखे हैं, और इन डायग्राम्स को देखो आप। फर्स्ट डायग्राम को देखें ना, अगर पहला डायग्राम है जहां पर एक ब्लॉक सिंपली हॉरिजेंटल सरफेस पर मोशन में है, ब्लॉक इन मोशन, सिंपल ध्यान रखना। अभी तक आप ब्लॉक रेस्ट पे ले रहे थे, अभी ये ब्लॉक मोशन में ले रहे हो आप। मूव करता हुआ ब्लॉक है ऑन अ फ्लोर। तो इसमें अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन दिखानी है ना, इसमें अगर आपको दिखाना है कि फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ होगा, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि बॉडी जिस सरफेस पर मोशन में है आप उस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जर्वर को प्लेस कर दें। मतलब कि अगर हम एक ऑब्जर्वर फ्लोर के ऊपर खड़ा करें तो हमें ये ब्लॉक कौन सी साइड पर चलता हुआ दिखेगा। अगर हम यहाँ से चेक करें कि अगर हम इसको फ्लोर पे खड़ा करें तो हमें जो ये ब्लॉक है ये किस तरफ मोशन में दिख रहा है। क्या ये हमें राइट साइड मोशन में दिख रहा है या फिर लेफ्ट साइड मोशन में दिख रहा है। तो उस ऑब्जर्वर को जिस तरफ भी ये ब्लॉक मोशन में दिखेगा आप उसके अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन फोर्स दिखा दो। ठीक है। तो हमें हमें ये ब्लॉक राइट साइड जाता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है। मतलब इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड होगा। ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इज लेफ्ट साइड। बट ध्यान रखना सारी फोर्सेस पेयर्स में आती हैं, कोई फोर्स अकेले नहीं आती। तो अगर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट है तो उसका रिएक्शन फोर्स भी आएगा फ्लोर के ऊपर। उसका रिएक्शन फोर्स फ्लोर के ऊपर कौन सी साइड पर आएगा। अगर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड दिखा रहे हो आप तो रिएक्शन भी आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हर एक फोर्स का पेयर आता है, मतलब फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आएंगी। तो अगर हम ब्लॉक के फ्रिक्शन की का पेयर ढूंढे कि दूसरा वाला पार्ट कहाँ है उसका किस, तो वो आपका फ्लोर के ऊपर काम करेगा और राइट साइड डायरेक्शन में होगा। बट फ्लोर फ्लोर पे फोर्सेस दिखाने का हमारा कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हम उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट वो लगेगा। थर्ड एग्जाम्पल में, सेकंड एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को वेज पे बिठाएंगे। कुल मिलाकर के वहां पर ऑब्जर्वर लेके जाओ जहां से बॉडी मोशन में दिख रही है आपको, जिस सरफेस पर मोशन में है। तो अगर हम वेज के ऊपर अपना ऑब्जर्वर बिठाते हैं तो हमें ये ब्लॉक डाउनवर्ड मोशन करता हुआ दिख रहा है। तो जब ये डाउनवर्ड मोशन करता हुआ दिखेगा तो हम इसमें फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखाएंगे, इस तरफ अप साइड पर। ये कह देंगे कि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा। सिर्फ ब्लॉक पे दिखा रहे हैं आपको फ्रिक्शन। थर्ड वाले फिगर में आप अपना ऑब्जर्वर वेज के ऊपर बिठाओ। तो जब ऑब्जर्वर वेज के ऊपर बिठाएंगे तो हमें ये ब्लॉक वेज के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरफ वो मोशन में दिख रहा है हम उसके अपोजिट साइड पर चले आएंगे, इस तरफ कह देंगे कि ये डायरेक्शन है फ्रिक्शन फोर्स की, जस्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी रिलेटिव टू दैट सरफेस, उस सरफेस के रिलेटिव। ये सब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्सेस हैं और इन सब की वैल्यू, बिकॉज ये सब बॉडी मोशन में है, तो इन सारे फ्रिक्शन फोर्सेस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे एक कांस्टेंट म्यू से,
जिसके बॉटम पर मैं K लिखता हूं, जिसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये तो आपके फर्स्ट 3 डायग्राम्स हो गए, फर्स्ट 3 डायग्राम्स। ठीक है जी, फर्स्ट 3 डायग्राम्स ये हो गए आपके। आगे के 3 डायग्राम देखो, आगे के 3 डायग्राम कंसेप्चुअल है, जरा ध्यान से देखना। मैंने बड़ी मेहनत की है बच्चा डायग्राम के लिए आज। कि पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में कैपिटल एम मास मूव कर रहा है, कैपिटल एम मास मूव कर रहा है, और ऊपर जो छोटा वाला मास है उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, नो वेलोसिटी टू द अपर ब्लॉक। अब इसको ध्यान से देखना, कैपिटल एम मास मूव कर रहा है, लेकिन ऊपर जो छोटा वाला मास एम है, ध्यान से देखना, नो वेलोसिटी टू द अपर ब्लॉक कहा गया है कि ऊपर वाले ब्लॉक को कोई वेलोसिटी नहीं दी हमने। तो अगर हम कैपिटल एम के ऊपर खड़े हो जाते हैं, अगर हम कैपिटल एम पर खड़े हो जाएं, तो हमें छोटा वाला मास किधर जाता हुआ दिखेगा, हमें छोटा वाला मास किस तरफ जाता हुआ दिखेगा। देखो देखो मैं फिर से समझाऊं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, आप इस क्वेश्चन को समझना। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि इसको ऐसे मानिए कि हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम। ठीक है, 2 ब्लॉक्स हैं। आप इमेजिन ऐसे करो, पहले दोनों ही रेस्ट पे हैं, मतलब इसके पास भी कोई वेलोसिटी नहीं है, इसके पास भी v0 है और इसके पास भी v0। आप इमेजिन करो मैं क्या कहने जा रहा हूं, इन दोनों के पास वेलोसिटी 0 है। फिर आप आए और आपने एक स्टिक ली और उस स्टिक से नीचे वाले मास को हिट कर दिया, नीचे वाले मास को आप स्टिक से हिट कर देते हो, तो जिसकी वजह से नीचे वाले मास में एक वेलोसिटी आ गई, लेकिन ऊपर वाले मास को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इसको कभी डिस्टर्ब ही नहीं किया हमने। नीचे वाले मास को किक कर दिया, मान लो आपने फुटबॉल की तरीके से उसको किक कर दिया, तो किक करने का मतलब वेलोसिटी आ जाती है, फुटबॉल को अगर आप किक करो तो उसमें एक वेलोसिटी मिल जाती है। तो हमने नीचे वाले मास को पैर से मारा, हाथ से मारा, जिस भी तरीके से मारा उसको आपने, जिससे उस नीचे वाले मास में वेलोसिटी आ गई, लेकिन छोटे वाले मास को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अब छोटे वाले मास में और बड़े वाले मास में किस तरीके का फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, ये क्वेश्चन है मेरा। इस तरीके का क्वेश्चन है कि अगर हम 2 ब्लॉक्स हैं और दूसरे से हम नीचे वाली बॉडी को समहाउ कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं बाय हिटिंग और बाय किकिंग दैट ऑब्जेक्ट, और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को हम डिस्टर्ब भी ना करें, एज इट इज छोड़ दें उसको, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि छोटा वाला मास अपनी जगह पे रह जाएगा और नीचे वाला मास आगे निकल जाएगा? यस सर। तो तो जब कॉइन तो जब पेपर वाला एक मिनट एग्जांपल, जो जी, ग्लास में कॉइन मिल जाता है। तो जब नीचे वाला मास आगे निकल गया तो उसके रिलेटिव छोटा वाला मास कहाँ रह गया, पीछे नहीं हो गया उससे? अगर हम हाँ वो पीछे हो गया सर। हाँ सर। यस सर। भाई क्योंकि अगर अभी हाँ इस सर, तभी एग्जांपल सब में वो फ्रिक्शन आगे आ जाएगा। तो उसी को तो रिलेटिव कह रहे हैं भाई, रिलेटिव समझो आप ना, कि वो एब्सोल्युटली क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं हमको, हमारे बड़े वाले मास के रिस्पेक्ट में छोटा वाला मास पीछे रह गया, उसको रिलेटिव कह रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है छोटे वाले मास पर, वो फॉरवर्ड साइड पर आ रही है। इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स के अच्छा बारे तब में आ ये रहा कहा है। जाता है कि ये किस चीज को अपोज करता है, ये अगेंस्ट होता है रिलेटिव मोशन के। और क्योंकि फ्रिक्शन पेयर में आएगा हमेशा, इकलौता नहीं आता, तो अगर छोटे वाले मास पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड साइड है तो उसका पेयर भी आएगा, उसका पेयर बड़े वाले मास पर आएगा। अब बड़े वाले मास पर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा फॉलो होना चाहिए। आप सेकंड डायग्राम देखो, सेकंड डायग्राम में और क्लियर कर रहे हैं अभी, इसलिए 3 डायग्राम लिए हैं। सेकंड डायग्राम में दोनों मासेस के पास वेलोसिटी है, एक के पास u वेलोसिटी है और एक के पास v वेलोसिटी, और v की वैल्यू u से ज्यादा है सेकंड केस में। इन द सेकंड केस वेलोसिटी v इज मोर देन u, और इन द थर्ड केस वेलोसिटी v इज लेस देन u। तो आप सेकंड केस की बात करो, मतलब चल तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला मास कम वेलोसिटी पे चल रहा है और नीचे वाला मास ज्यादा वेलोसिटी पे चल रहा है। आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल लो ना, रोड पे 2 लोग चल रहे हो यार अगल बगल, आप फास्ट चल रहे हो और आपके बगल वाला स्लो चल रहा है, तो चलोगे तो दोनों ही फॉरवर्ड साइड पर, यस एक्चुअल में तो दोनों फॉरवर्ड Yes, चलेंगे, sir. बट लेकिन स्लो वाला पीछा जाता हाँ नजर सर, आएगा। रिलेटिव की थोड़ा ओर जाता देखें रहेगा। तो एम तो जो के जी, तो फ्रिक्शन जो आगे जो लगेगा। फास्ट चल रहा है, जो आदमी फास्ट चलेगा उसकी नजर में दूसरा वाला पर्सन पीछे रह जाएगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो एक्चुअल में पीछे की तरफ जा रहा है। भाई ओवरटेक करने पर क्या होता है, अगर हम किसी गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हैं मान लो, तो क्या जिसको आपने ओवरटेक किया वो फॉरवर्ड मोशन करने के बजाय बैकवर्ड मोशन करने लगती है? नहीं, नो सर। आप क्योंकि आप उससे फास्ट हो गए ना, आप उससे फास्ट हो गए तो आपके रिलेटिव पीछे हो गया वो, यस सर। है ना, आपके रिलेटिव। हो सकता है किसी पैदल चलने वाले को उसी ने ओवरटेक कर दिया हो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फ्रिक्शन के लिए एब्सोल्यूट मोशन नहीं देखा जाता है, फ्रिक्शन फोर्स के काइनेटिक फ्रिक्शन में आपको देखना होगा
रिलेटिव मोशन क्या होगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि छोटे वाले मास की वेलोसिटी बड़े वाले मास के रिस्पेक्ट में क्या होगी, अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, और सेकंड केस में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, तो आप रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम, सुनिए, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम। अब स्मॉल एम की वेलोसिटी क्या है, यू, U minus V. और ये पॉजिटिव है। आप बताइए पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी अगर v की वैल्यू बड़ी है तो? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी किस तरफ है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा फिर? राइट। तो छोटे वाले मास पर राइट साइड फ्रिक्शन, छोटे वाले मास पर राइट साइड फ्रिक्शन, और बड़े वाले मास पर लेफ्ट साइड फ्रिक्शन। लेकिन लगेगा तो दोनों के ऊपर ही, लेकिन किस पर राइट लगेगा और किस पर लेफ्ट लगेगा, ये समझने वाला पॉइंट है। अगर आप थर्ड एग्जांपल देखो, थोड़ा सा वेट करोगे सब क्लियर हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखो, उसके अंदर अगर आप वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम निकालोगे तो वो फिर से u माइनस वी आएगा, लेकिन अब की बार v लेस देन u है। पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव मतलब राइट, पॉजिटिव मतलब राइट साइड। तो अब आप फ्रिक्शन किधर दिखाओगे? राइट का अपोजिट दिखाओ। लेफ्ट साइड। तो अब छोटे वाले मास पर लेफ्ट दिखाओ, छोटे वाले मास पर लेफ्ट और बड़े वाले मास पर राइट, ये दिखाएगा। यस सर। ये एक सुन लो, एक मिनट सुनना। ये एक लोगों को ऐसा मतलब डाउट है, लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होता है। अगर आप सेकंड नंबर के डायग्राम को देखो तो सेकंड नंबर के डायग्राम में छोटे वाले मास की वेलोसिटी फॉरवर्ड है और उसका फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड है। तो ये कहीं नहीं कहा जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट चलता है, ठीक है जी। वो वेलोसिटी के अपोजिट नहीं चल रहा, वो किसके अपोजिट चल रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। यही मैंने आपसे कहा था, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि थर्ड नंबर का पॉइंट आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, लेकिन किसके रिलेटिव? सरफेस जिसके ऊपर आप उस ऑब्जेक्ट को लेके चल रहे हो। भाई नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फ्लोर पे चलते हैं ना, तो फ्लोर के रिलेटिवली, फ्लोर तो चल नहीं रहा, फ्लोर तो स्टेशनरी चीज होती है। तो जब आप फ्लोर को देखोगे तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी के अपोजिट दिखाएंगे, क्योंकि फ्लोर का मोशन नहीं है उसमें, फ्लोर मोशनलेस है। तो फ्लोर के ऊपर अगर कोई बॉडी चलेगी तो जिस तरफ वो जा रही होगी उसके अपोजिट दिखा दो। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसी सरफेस पे चल रही है जो खुद भी मूव कर रहा हो, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स कैसे दिखाएंगे? रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी अब आप उसके रिलेटिव दिखा दीजिएगा। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताना इसके हिसाब से समझ करके, अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आता है तो, मतलब अगर आपको ये रिलेटिव वाली बात समझ आती है तो इसके हिसाब से बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और स्टूडेंट्स को बड़ा मतलब अच्छा खासा कंफ्यूजन है लोगों को यहाँ पर कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी। न्यूमेरिकल तो हम बाद में कर लेंगे, न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार आपको सही से डायरेक्शन देखनी होगी। तो ये इस तरीके से है, मान लो, ठीक है, 3 ब्लॉक्स का सिस्टम है और ये हमने सरफेस पर रखा है। तो नीचे वाली सरफेस को हम फ्लोर मान रहे हैं, ठीक है, ये फ्लोर हो गया, ये ऑब्जेक्ट ए हो गया, ये ऑब्जेक्ट बी हो गया, ये ऑब्जेक्ट सी हो गया, और इन सब के पास मान लो कुछ ना कुछ वेलोसिटीज है। फॉर एग्जांपल ब्लॉक बी की वेलोसिटी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है से 4 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक सी की वेलोसिटी राइट साइड डायरेक्शन में है 6 मीटर पर सेकेंड, और ब्लॉक ए की वेलोसिटी लेफ्ट साइड है 3 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं ये सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का गिवन पार्ट है। तो अब ये मत सोचना कि ऐसा क्यों होगा, क्यों हुआ वो हमको नहीं मालूम, बट हो गया। जैसे भी हुआ ये हो चुका है। अब आपको अगर पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक ए के ऊपर किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन ऑन ए अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूं तो सबसे पहले ये देखो कि ए को कैरी कौन कर रहा है? बी। ए इज ओवर किसके, किस कौन से सरफेस के ऊपर रखा है उसने? बी के ऊपर। तो अब आप बी के रिलेटिव देखो, यानी कि अब आप वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालो। इसके लिए क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, लेकिन ये सब कुछ वेक्टर के हिसाब से चलेगा। अब जब ए की वेलोसिटी देखेंगे तो ए की वेलोसिटी लेफ्ट साइड यानी कि -3, हम नेगेटिव आने लगेगी। जी हम राइट साइड को पॉजिटिव कर रहे हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो ये -3 हो गया। और बी की वेलोसिटी वो भी -4 है। ओवरऑल आंसर क्या आएगा? ये +1। प्लस मतलब किधर हुआ? ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? राइट साइड। राइट साइड हो गया। तो इसके अपोजिट करो, लेफ्ट साइड फ्रिक्शन लेफ्ट लेफ्ट लगेगा। साइड। यानी कि ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन लेफ्ट होगा। समझ गए आप? इसको F1 से डिनोट कर दे रहे हैं। और जब ए पर लेफ्ट होगा तो बी पर ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के हिसाब से।
समझ गए? रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए, बस आंसर खत्म है यार। प्लस मतलब राइट, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर राइट है तो फ्रिक्शन लेफ्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी लेफ्ट है तो फ्रिक्शन राइट है। अब अगर आपको मान लो यहाँ पर कहा जाए कि फ्रिक्शन ऑन बी निकालना है मेरे को, देखो फ्रिक्शन ऑन बी, तो अब ये देखना बी जो है, अच्छा एक मिनट बच्चा, एक मिनट, बी जो है वो सैंडविच ब्लॉक है। सैंडविच का मतलब ये दो ब्लॉक्स के बीच में है ना, ये तो सैंडविच ब्लॉक उसको बोलते हो जो दो के बीच में आ जाए। यस सर। जैसे Yes, ब्रेड, Yes, sir. सैंडविच बनाने में भी तो ये करते हो आप, दो ब्रेड के बीच में जी सर। डाल देते हो आप सैंडविच बनाने के लिए, बटर बटर जो भी डालना है। तो इसमें देखिए B इज ओवर ब्लॉक C एंड अंडर या बिलो ब्लॉक A, दोनों के नीचे, एक के नीचे एक के ऊपर है वो। तो इसमें दोनों तरफ से फ्रिक्शन आएगा, ब्लॉक C की वजह से भी फ्रिक्शन आएगा, ब्लॉक A की वजह से भी फ्रिक्शन आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, B विथ रिस्पेक्ट टू C देखो किधर आएगा। तो इसके लिए VB माइनस VC चेक करेंगे। जब VB माइनस VC चेक करोगे और वेक्टर के अकॉर्डिंग चेक करना, वेक्टर के अकॉर्डिंग चेक करिएगा इसमें प्रॉपर्ली। फ्रिक्शन वेक्टर राइट साइड आएगा। सर राइट साइड आ रहा है। हाँ, राइट साइड फ्रिक्शन आएगा। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। VB की वैल्यू -4, -4, VC की वैल्यू -6, ओवरऑल -10। माइनस मतलब अपोजिट, राइट साइड फ्रिक्शन है। माइनस मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट का अपोजिट करो। राइट साइड। लेकिन ये किस सरफेस के बीच में, बी और ए के वाले सरफेस के बीच? सर बी और B सी और के बीच। C। बी और सी के बीच में। हाँ, तो इसका मतलब जो बी और सी के बीच वाला सरफेस है वहां पर बी पर राइट साइड फ्रिक्शन लगेगा। बी और सी वाले सरफेस के बीच में बी पर फ्रिक्शन की वैल्यू राइट साइड होगी, बी पर। इसको F2 कर दो। अब इसका रिएक्शन हम सी पर दिखा देंगे, लेफ्ट साइड। इसका रिएक्शन दिखा दो ब्लॉक सी पर, लेफ्ट साइड F2। अच्छा, बी जो है वो ए के भी कांटेक्ट में है, बी ए के भी कांटेक्ट में है, तो बी पर दो दो फ्रिक्शंस आएंगे, एक सी की वजह से और एक ए की वजह से। तो ए की वजह से देखने के लिए वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए निकालेंगे अब। हालांकि ए वाला फ्रिक्शन पहले ही दिखा चुके हो आप, ब्लॉक ए की वजह से बी पर जो फ्रिक्शन है वो तो पहले ही दिखाया जा चुका है ना। यस सर, राइट साइड। राइट साइड F1 दिखा चुके हैं। यस सर। यस सर। अब आइए ब्लॉक सी पर, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक सी पर आइए। फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक सी किधर लगेगा? तो ब्लॉक सी भी आपका सैंडविच ब्लॉक है, किसके बीच में सैंडविच है ये? सर बी और ग्राउंड। बी और फ्लोर के बीच। ग्राउंड और बीच में। फ्लोर। हाँ, तो बाय फ्लोर अगर देखना चाहते हो कि बाय फ्लोर क्या होगा, तो आपको वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू फ्लोर देखनी पड़ेगी। जिसकी वजह से फ्रिक्शन देखना है उसके रिलेटिव देखो। और अगर आपको बाय बी देखना है तो फिर वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी देखो। मतलब जिसकी वजह से फ्रिक्शन देखना चाहते हो उसके रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी आएगी? फ्लोर तो चल नहीं रहा कहीं, 6 राइट मीटर साइड 6 मीटर पर सेकंड ही फ्रिक्शन आएगी। लेफ्ट साइड आएगा। एब्सोल्यूट है वो। तो +6 आएगी ना ये। यस यस सर। सर। फ्रिक्शन लेफ्ट सर। साइड। फ्रिक्शन लेफ्ट साइड होगा सर। यानी ग्राउंड जी, तो ग्राउंड वाला फ्रिक्शन ब्लॉक सी के ऊपर लेफ्ट साइड लगेगा। ऐसे करके दिखा देंगे फ्रिक्शन की वैल्यू। F3। F3 मान लेते हैं उसको। हम ग्राउंड पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर दिखाए क्या करोगे? ग्राउंड का मोशन तो हम कंसिडर करते नहीं है। और बाय बी ऑलरेडी दिखा चुके हो आप, बाय बी F2 हम ग्रीन कलर से पहले दिखा चुके हैं। यस सर। अब मेरी बात समझ में आई कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे लेफ्ट देखनी है? साइड वाला। हाँ जी जी, अब समझ में आ रहा है कि Yes, sir. फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे देखनी है मुझे। यस सर। यस जी। सर। अगर आप एक मिनट स्टेटमेंट सुन लो। देखिए, किसी ब्लॉक के ऊपर अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो उसको लगाने वाला भी कोई होगा, फोर्स लगाने वाला भी तो चाहिए कोई। तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगना है उसके रिलेटिव देख लो आप। मतलब बाय फ्लोर तो फ्लोर के रिलेटिव, बाय बी तो बी के रिलेटिव। इस तरीके से देखो आप फ्रिक्शन की वैल्यू, चाहे जितने मर्जी ब्लॉक्स हो। अब आप पूछो क्या डाउट है? प्लस जब आ रहा था तब राइट साइड लग रही थी। नहीं, प्लस तो वेलोसिटी आ रही है ना यार, उसके अपोजिट फ्रिक्शन दिखाना है। प्लस में तो वेलोसिटी आई है, मतलब वेलोसिटी राइट है। आप स्टेटमेंट तो पढ़ो, यहाँ पर अगेंस्ट जाना है आपको डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी के। कहां पर प्लस में राइट दिखाया मैंने, बताओ कहीं पर भी बताओ। अगर आप इसमें कौन से स्टेप पर कह रहे हो बताओ तो एक बार, किसकी वजह से कह रहे हो? फ्रिक्शन ऑन ए कह रहे हो, फ्रिक्शन ऑन बी कह रहे हो, कौन सा फ्रिक्शन की बात कर रहे हो? सर ए वाला, ए रिलेटेड बी वाला। हाँ, तो ए इज ओवर बी, तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में +1 आ रहा है आंसर, के नहीं आ रहा? बताओ। +1 का मतलब राइट साइड हुआ वेलोसिटी। तो हमने ए पर फ्रिक्शन तो लेफ्ट दिखाया है, ये देखो ना आप। बी की वजह से ए पर तो लेफ्ट साइड फ्रिक्शन दिखा रहे हो।
अच्छा सर आगे से ठीक है, ये अब स्टेटमेंट ध्यान रखना है, इस पूरे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये डायरेक्शन दिखाया मैंने आपको, अब आती है इसकी वैल्यू। तो इसके वैल्यू के बारे में क्या कहा गया है, देखो 4th नंबर का पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। तो बेसिकली फिर वो डिपेंड किस पे करेगा, तो इसके बारे में कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू आपको हमेशा ही फिक्स होगी, ऑलवेज फिक्स्ड, ये सेल्फ एडजस्टेबल नहीं है स्टैटिक की तरह, और इसकी वैल्यू हर समय आपको रखनी पड़ेगी म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। मतलब ये स्टैटिक वाला नहीं है, स्टैटिक वाले में तो आपसे क्या कहा गया था कि इसकी वैल्यू 0 से लेकर के और एक कुछ मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकती है, ये कहा गया था स्टैटिक में। मतलब सर बेसिकली रेंज नहीं है इसकी, इसकी यूनिक वैल्यू है, इसमें यूनिक वैल्यू है म्यू के इंटू एन, इसकी ना कोई मिनिमम वैल्यू है ना कोई मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमेशा म्यू के इंटू एन के बराबर रहेगा, ये स्टैटिक वाला नहीं है। सर यानी कितना भी धीमे चलेगा इसका काइनेटिक फ्रिक्शन सेम ही रहेगा ऑब्जेक्ट का। जी जी हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट का मतलब यही हुआ ना कि आप रिलेटिव वेलोसिटी कम है कि ज्यादा है फर्क नहीं पड़ना आपको, ये ओके सर। फिक्स है, ये स्टैटिक वाला नहीं है। अगर आप स्टैटिक के लॉ को याद करिए तो स्टैटिक के लॉ में क्या कहा गया था अभी, एडजस्टेबल था वो, और ये कहा नहीं गया था कि इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन द 0 एंड अप टू अ सर्टेन वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जिसको लिमिटिंग Yes, फ्रिक्शन। तो ये उस टाइप का नेचर नहीं कैरी करता, ये कांस्टेंट नेचर है, फिक्स है। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन पार्ट पर, ये तो इसकी थ्योरी पार्ट हुई, ठीक है। और मैंने पीछे भी समझाया था कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता, तो इस मिसकंसेप्शन से बाहर रहना कि नॉर्मल मतलब mg, ये Yes, हमेशा sir. तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स पे आ रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल सिंपल सा है, देखो एक्सक्यूज मी सर, जी। सर एक डाउट आ रहा था कि जब काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सर जब हाई स्पीड पे मान लीजिए कोई रफ सरफेस से कांटेक्ट होता है तो मतलब ज्यादा डैमेज होगा, और स्लो स्पीड पे होता है तो कम होता है। वो उसका रीजन यहाँ पे मिलेगा, उसका रीजन इस एग्जांपल में है। ओके सर। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर दिया गया है आपको म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के, मान लो ये दिया है, क्वेश्चन पढ़ लो आप, ठीक है। ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टली अलोंग द रफ सरफेस विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज म्यू के। यहाँ पर एक्चुअली मेरे से सिंबल बन नहीं रहा था तो मैंने वर्ड्स में लिख दिया था म्यू के। हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग द ब्लॉक विल मूव, हाउ फार मतलब कितनी दूर तक जाएगा, एंड हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम के लिए। तो दो चीजें निकालनी है, डिस्टेंस और टाइम, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ये अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप होगा, क्योंकि फ्लोर इस पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लगाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोर की वजह से किस तरफ, लेफ्ट साइड और किस बेसिस पे कह रहे हो कि लेफ्ट लगेगा, सर, क्योंकि है ना? फ्लोर तो स्टेशनरी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जिस वेलोसिटी u है उस डायरेक्शन पे होगी। जी, मतलब फ्लोर के केसेस सर में तो मतलब एब्सोल्यूट इस केस में कंसिडर करना पड़ेगा हम लोगों को। राइट कि फ्लोर वाले केसेस में तो आप एब्सोल्यूट वेलोसिटी देखो ना, क्योंकि फ्लोर तो वैसे ही स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये लगाना पड़ेगा कि जब ये ब्लॉक राइट साइड मोशन में चला जाएगा तो इसके ऊपर लेफ्ट साइड फ्रिक्शन आ जाएगा, और वो फ्रिक्शन इसको रिटार्डेट करेगा क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट साइड पर है वो। और फ्रिक्शन के अलावा बाकी फोर्सेस जो एज यूजुअल आप हमेशा दिखाते हो, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप दिखाओगे और एक ग्रेविटी की फोर्स दिखाओगे, वो तो हमेशा दिखाएंगे, आप पहले से दिखाते आ रहे हो। तो आप यहाँ पर इसका एक mg का फोर्स दिखाएंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाएंगे और ये फ्रिक्शन फोर्स दिखाएंगे। और इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो बैकवर्ड होगी, क्योंकि फोर्स पीछे है तो एक्सेलरेशन भी पीछे होगा। और Yes, yes, sir. न्यूटन सेकंड लॉ से अगर आप निकालोगे, न्यूटन सेकंड लॉ वाले से F = ma वाली इक्वेशन लगाएंगे, तो जो एक्सेलरेशन है वो तो हॉरिजॉन्टल है, तो आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि आप एक्सेलरेशन के पैरेलल वाला फोर्स देखा करो। तो एक्सेलरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो आपको ये बताओ हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें से कौन सी दिख रही है, नॉर्मल mg और फ्रिक्शन फ्रिक्शन? और u, फ्रिक्शन बेटा u वेलोसिटी है, u फोर्स नहीं है। आप पहले बात हाँ सर, फ्रिक्शन केवल दिख रही है। सर केवल फ्रिक्शन, तो केवल फ्रिक्शन है, सिर्फ फ्रिक्शन इक्वल टू m। जी, वेलोसिटी को फोर्स क्यों मानते हो? वेलोसिटी अलग चीज होती है भाई, वो मीटर पर सेकंड होती है। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर फ्रिक्शन किसके बराबर करेंगे, ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक है कि काइनेटिक है? तो यहाँ पर ब्लॉक तो काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन हो काइनेटिक जाएगा। तो ये म्यू के इंटू एन है। अब एन कितना होगा इसमें, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में? mg के बराबर हो mg। जाएगा। कुल मिला के म्यू के mg हो गया। अब बताओ इस सबको सॉल्व करके ए कितना आ जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन इन सबको, मतलब म्यू के mg म्यू के इंटू kg म्यू के जी।
नहीं, यहाँ से तो म्यू के जी आएगा। अब इसके बाद ये यस सर, यहाँ से म्यू के जी अब आपको अब आप काइनेमेटिक्स पे चलोगे। काइनेमेटिक्स में क्या करोगे? थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाली। तो फाइनली ये बॉडी स्टॉप हो जाएगी, तो 0 स्क्वायर इनिशियली यू स्क्वायर, और ये एक्चुअल में रिटार्डेट हो रही है तो प्लस 2as की बजाय यस 2as, और एक्सेलरेशन को रिप्लेस करके म्यू के इंटू जी कर देंगे और यहाँ पर कैपिटल एस कर देंगे। तो इससे ये एस आ जाएगा कि हाउ फार इट कैन गो, मतलब डिस्टेंस आ जाएगा एस का। ठीक है जी, तो डिस्टेंस इसका सॉल्व करके यहीं लिख दे रहे हैं, 2 म्यू के जी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फर्स्ट इक्वेशन अगर यूज कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब ये तो थर्ड इक्वेशन लगाई अगर पहली, आ जाएगा फिर तो u प्लस 80 से आपको टाइम 0 आ जाएगा। u। अब आप ये बताओ, इसके हिसाब से टाइम भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गया, तो टाइम आ गया u अपॉन म्यू के जी। ठीक, ये टाइम आया। तो अब आपको क्या लग रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर कम है तो हाउ फार में ज्यादा दूर चलेगा या कम दूर चलेगा? आपको देखो, अगर म्यू के कम है, मतलब रफनेस कम है अगर, सर ज्यादा दूर तक चलेगा सर, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। तो अभी जो आप लोगों ने पूछा तो उसका आंसर ये है कि फ्रिक्शन की वजह से वो ज्यादा दूर तक रगड़ता हुआ जाएगा। अगर कम फ्रिक्शन होगा तो ब्लॉक ज्यादा दूर तक स्किड करेगा, और अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो स्किडिंग कम डिस्टेंस के लिए होगी और वो स्टॉप कर जाएगा। तो वो जो डैमेज होता है ना, वो स्किडिंग की वजह से होता है कि आप कितनी देर तक स्किड कर रहे हो, उसकी वजह से डैमेज होगा। ज्यादा डिस्टेंस तक बॉडी स्किड करेगी तो नीचे से रगड़ खा जाएगी, ज्यादा रगड़ खा जाएगी, डैमेजिंग ज्यादा हो जाएगी उसमें। और कम डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली फिर डैमेजिंग उसके हिसाब से कम हो जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट आपका? यस सर। चलिए, ये तो था हॉरिजॉन्टल सरफेस का। नेक्स्ट सर एक मिनट रुक जाइए, अभी बदलिएगा नहीं। जी बताइए। ये सर हो गया। ठीक है, एक इसको देखो जल्दी से, डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। आप क्वेश्चन पढ़ लो। 25 किलोग्राम ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट। इस लाइन का मतलब, यहाँ पर रीडिंग स्किल्स आपकी चेक होनी है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 75 न्यूटन राइट इज रिक्वायर्ड टू सेट द ब्लॉक इन मोशन। इस लाइन से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? 75 जो है वो 75 सर मतलब फ्रिक्शन फोर्स इतनी ओवरकम करनी पड़ेगी स्टैटिक वाली मोशन लगाने के लिए। तो ये 7 लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है ये 75 न्यूटन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 75 हो ना, तभी तो कह रहे हैं कि 75 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाने पर ही ये बॉडी चल पाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 70 का मतलब 75 न्यूटन जो यहाँ पर आप कह रहे हो वो क्या है? बेसिकली इस इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि 75 न्यूटन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन, और मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू को पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो ये म्यू स्टैटिक वाला होता है और म्यू एस इनटू एस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है ना। जी जी जी। और ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम लोग हैं तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नॉर्मल और mg बराबर हो जाएगा mg। हॉरिजॉन्टल पे हमेशा नहीं होंगे, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसलिए n बराबर है। यस सर। तो आप म्यू एस mg के बराबर कर लीजिए और आप बताओ इससे म्यू एस की वैल्यू निकालो क्योंकि मास गिवन है, और g को 0.3। यस 0.3। g को 10 मान लेते हैं तो म्यू एस आ गया 0.3 आएगा 0.3 जी। अब अगली लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन क्या है? After it is in motion, the horizontal force of 60 Newton is required to keep the block moving with constant speed. Newton first law. Constant speed कब आती है? Constant speed कब आती है? When acceleration. तो जब एक्सटर्नल फोर्स 0 न्यूटन फर्स्ट लॉ। मतलब यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस हो जाए। यस सर। तो इस F को कौन बैलेंस करेगा? अगर ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है मान लो, इसका मतलब फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है, और मोशन में है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा यार। अगर बॉडी मोशन में है फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओगे। यस सर। और कांस्टेंट स्पीड न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया, तो इसका मतलब हम कैपिटल F बराबर फ्रिक्शन कह देंगे, और कैपिटल F 60 है। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू नॉर्मल कहेंगे, और नॉर्मल की वैल्यू फिर से mg के बराबर करोगे, और इससे आप देखो कि म्यू के की क्या वैल्यू आती है।
0.2. 0.24 0.24 जी 0.24। ये एक सिंपल सा ये एक्चुअली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होते हैं। लैब में ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस को ऐसे ही निकाला जाता है कि बॉडी कब मोशन स्टार्ट करती है, उससे हम यूएस पता लगाते हैं, और एक बार ये देख लेते हैं कि कांस्टेंट स्पीड पे जब चल रही है तो हमने कितना फोर्स लगाया हुआ है। तो ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट यस होते हैं सर। यूएस सर और एचटीवी में कुछ इंक्लाइन प्लेन वाला भी दे रखा दे था। बता रहे आ रहे बच्चे आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी तो एडिट काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक से कम ही होता है ना? कोफिशिएंट कम होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम नहीं होता, उसका कोफिशिएंट कम होता है। वैसे तभी सब ग्राफ ऊपर नीचे आता है। देखो सब आएगा भी, ये देखो ना, ये भी है डिटरमिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम इंक्लाइंड प्लेन पर। तो इसमें क्या करना होता है, देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो आप, देखो इसकी फर्स्ट लाइन कि ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस व्हिच इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल और एज द इंक्लाइंड एंगल इज इंक्रीज्ड द ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड एट 37 डिग्री। स्टार्ट टू स्लाइड 37 डिग्री पर ये स्लाइडिंग स्टार्ट कर रहा है, उसके पहले नहीं कर रहा था। मतलब जब आप यहाँ 37 डिग्री आ गए तब इसने स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब मोशन स्टार्ट हो रहा है इसका। तो यानी अब तक क्यों नहीं हो पा रहा था, अब तक इसका मोशन क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रहा था 37 डिग्री से? क्योंकि अभी तक लिमिटिंग वैल्यू से कम मतलब होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम था मैक्सिमम। तो याद करिए प्रीवियस लेक्चर में इसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हो कि जिस एंगल पर और इस एंगल का डायरेक्ट रिलेशन होता है म्यू एस के साथ। यस सर। tan theta is equal to mu। तो अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? यानी 3/4 होगी। 0.75 3/4 tan 37 डिग्री हुआ ना ये तो? यस सर, 0.75 3/4 हो जाएगा। अच्छा अब अगले वाले को देखो, अगले वाले को देखो। वो कह रहे हैं कि नाउ इफ द इंक्लाइंड एंगल इज रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री, मतलब इस एंगल को वापस 30 डिग्री पे ले आए, जब कम कर दिया 30 डिग्री पे ले आए, और अब कह रहे हैं कि इट इज फाउंड दैट ब्लॉक मूव्स एट द कांस्टेंट स्पीड। तो अब ऐसा क्या हो रहा होगा, देखो इस पे फोर्सेस रिजॉल्व करके ही दिखा दे। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग आप फोर्स दिखाते हो, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स दिखाते हो, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाते हो इस तरीके से, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन दिखाओगे। बॉडी मोशन में आ चुकी है। यस सर। तो अब ये फोर्सेस जो दिखाते हो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स दिखाते हो? डाउन द साइड आप mg sin 30, परपेंडिकुलरली mg cos 30, उसके ऊपर नॉर्मल, और यहाँ पर फ्रिक्शन, वो भी काइनेटिक वाला। और कांस्टेंट स्पीड का मतलब फिर से क्या कर देंगे? नो एक्सेलरेशन, फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। हाँ देव आंसर सही है, फोर्सेस बैलेंस कर दो कांस्टेंट स्पीड पर ना, क्योंकि ये चल तो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है इसमें, तो फोर्स बैलेंस। तो mg sin 30 को आप क्या कर देंगे यहाँ पर, जब फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो mg sin 30 इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को रखेंगे म्यू के इनटू नॉर्मल, और उसमें नॉर्मल की वैल्यू क्या रख देंगे? mg cos 30। इससे बता दो म्यू के कितना है? tan थीटा 1/√3। यानी फाइनली आंसर है कि म्यू एस की वैल्यू 3/4 आ रही है, और म्यू के की वैल्यू इसके अंदर म्यू एस और म्यू के 1/√3 आ रही तो है। ये दो एक्सपेरिमेंट, ये दो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है म्यू एस और म्यू क्यू को निकालने के। बच्चे जो एचसीवी में दिया है ना आपको, यही दिया है इंक्लाइंड प्लेन वाला। यस सर, यही चीज सर अगर कुछ एक्सेलरेशन ए से चल रहा होता तब सर क्या होता सर, जरा सा बता। नहीं जरा सा पूरा बताएंगे, पूरा बताएंगे, आप वेट करो बस, आज आप वेट करो, आपकी सारी तमन्नाएं पूरी होंगी, है ना। बस मेरे पास सारे एग्जांपल हैं आज, मैंने कहा ना आज सारे एग्जांपल है, पिटारा खुलने तो दो। सर तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वो जो आपने tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस लिखा है वो वाला बता दीजिए। वो एंगल ऑफ रिपोज लिखा है लास्ट क्लास से कि इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन तभी स्टार्ट हो पाता है जब एंगल थीटा इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे कि tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। तो लास्ट क्लास का ही डायरेक्ट रिजल्ट फॉलो किया मैंने, एंगल ऑफ रिपोज वाला कंसेप्ट। ओके सर, ठीक है जी बच्चा, और अभी समझाते हैं आप बस। अगला एग्जांपल देखो, मोशन ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, इसकी बात करते हैं जरा यार, क्या होगा ये। तो पहले ना एक काम करेंगे, इसको डायग्राम कॉपी करना होगा मुझे जी। अब बताओ इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। 3 किलोग्राम ब्लॉक है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो ना, इसीलिए आप देख लो, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट, लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। यस सर।
ठीक है, और 30 डिग्री का इंक्लाइंड है। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और डायग्राम साथ साथ कंप्लीट करते जाओ। और वो स्लाइड करता है 2 मीटर का, 2 मीटर स्लाइड हुआ, ऐसे ठीक है ना, देखो कितनी देर में? 1.5 सेकंड्स में। तो इसने, हाँ, तो इसने कहाँ से स्टार्ट किया था यार? स्टार्ट फ्रॉम टॉप, मतलब ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, टॉप साइड से, और वहां से टोटल कितना डिस्टेंस नीचे आया? मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना डिस्टेंस नीचे आ गया? 2 मीटर। 2 मीटर कितनी देर में? 1.5 सेकंड। 1.5। तो क्या काइनेमेटिक्स से आप इसका एक्सेलरेशन निकाल पाओगे? यस सर, लगाओ। पहले आप काइनेमेटिक्स लगाओ, उसकी सेकंड इक्वेशन जो होती है s = ut + ½ at स्क्वायर, इससे पता लगाओ कि एक्सेलरेशन क्या था, इसमें कितना एक्सेलरेशन रहा। 2.25। भाई डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, सब कुछ क्वेश्चन में 1.7 और a, हाँ, और बता रहे, और यहाँ पर एक्सेलरेशन a और यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1.5 यानी कि 3/2 का स्क्वायर। अब इसको जो भी आप कैलकुलेट करेंगे तो इससे एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आई जाएगी, ठीक है जी। और वो कुछ ना कुछ क्या, बेसिकली 16/9 आएगी अगर मेरे ख्याल से। yes sir 4/2.25 हाँ, इतने रहने दो, 16/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, SI यूनिट्स में आएगा। यस जी अब बताओ, अभी इन लोगों ने पीछे पूछा था कि सर अगर एक्सेलरेशन होता, तो मैंने कहा ना कि मैं एक्सेलरेशन वाला एग्जांपल भी लेके बैठा हूं ना। तो फर्स्ट पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आ गया, ए पार्ट सॉल्व हो गया। यस सर। अब बी पार्ट, ये बताइए कि जब ये मोशन में होगा तो इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही थी, कौन कौन सी फोर्सेस उस टाइम थी? तो डाउनवर्ड साइड फ्री बॉडी mg सर mg नॉर्मल फ्रिक्शन। ये फोर्सेस तो वही लग रही है ना इसमें। काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब सुनो, mg sin थीटा मतलब mg/2 होगा क्योंकि 30 डिग्री एंगल है। mg Yes, cos थीटा मतलब Yes, mg √3/2 mg√3/2 नॉर्मल। और पीछे जो फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू एन होगा कि नहीं होगा? यस yes sir यस सर। वो भी म्यू के वाला होगा, यस सर, काइनेटिक हो, म्यू के इंटू एन होगा। फ्रिक्शन। अच्छा, Yes, sir. अब आप न्यूटन लॉ लगाइए, काइनेमेटिक्स के बाद अब न्यूटन लॉ कि अगर इसकी एक्सेलरेशन की बात की जा रही है तो मास इनटू एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्सेलरेशन। Parallel to it. तो एक्सेलरेशन के पैरेलल में फोर्स mg/2 है, mg/2 minus kn. mg/2 minus friction is equals to इनकी जगह हम लोग mg√3 हाँ, मैं mg एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप सुन लो बच्चा, कि नॉर्मल को डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे mg/√3 से, mg√3/2 सर mg√3/2 से। yes sir ये सारे m कैंसिल, और एक्सेलरेशन तो आप ए पार्ट में निकाल चुके हो, 16/9 तो निकाल चुके ना, तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 16/9। और आप बताओ, इससे पता लगाओ कि म्यू के की क्या वैल्यू बनती है। यहाँ से म्यू के की वैल्यू निकाली जा सकती है, वो आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि कैलकुलेशन पार्ट अपने आप कर लेना। समझ में आई आपको बात? ये यस सर। सी पार्ट में आओ, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक सर म्यू के 5 म्यू के इंटू एन, म्यू के म्यू के की वैल्यू डाल देंगे। अब म्यू के निकाल चुके ऊपर, उससे आ जाएगा। और डी पार्ट, द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक आफ्टर इट हैज स्लिड 2 मीटर, 2 मीटर के बाद इसमें स्पीड कितनी है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा। यस सर फर्स्ट 2as लगा दे, इसमें u 0 है। हां सर u तो 0 है। तो एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं 16/9, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 मीटर और ये 2 तो कांस्टेंट है, तो इससे वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब तब तुमको ज्यादातर क्वेश्चन में काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन को मिलाना पड़ेगा, दोनों कांसेप्ट मिलाने होंगे। समझ आया या सिर्फ बोलो? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि विच इज लेस, टाइम ऑफ एसेंट लेस होगा या टाइम ऑफ डिसेंट लेस होगा। इसमें भी क्या करना है आपको, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें भी सेम क्वेश्चन ही है कि एक बॉडी को हम लोगों ने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर फेंका है, मतलब इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया है। तो पहले ये ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से वापस नीचे आ रहा है। दो केसेस हैं आपके पास, एक बार ऊपर जा रहा है और एक बार नीचे आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा देखो इसमें, तो जब इसका मोशन ऊपर की तरफ है इस तरफ, तब सिचुएशन क्या बनेगी, और जब इसका मोशन नीचे की तरफ है तब क्या सिचुएशन बनेगी। ये दो अलग अलग केसेस है। तो इनका ये कहना है कि अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अप, ऊपर की तरफ फेंका गया, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू द
प्लेन, मतलब यहाँ से, मतलब इसको एक तरीके से यहाँ से स्टार्ट किया होगा बॉटम साइड से, तो जी बॉटम से इसको हम लोगों ने कुछ u वेलोसिटी दी होगी, जिस वजह से ये इस प्लेन के ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं जाकर के स्टॉप भी कर जाएगा, कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा ना जहाँ स्टॉप हो जाए। यस सर। हाँ, तो मान लो ये t1 टाइम लगा इसको जाने में, और स्टॉप होने के बाद वो बॉडी वापस नीचे आएगी। यस सर। तो ये टाइम t2 है। अब आपको बताना है कि t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है, मतलब उसको ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा या नीचे फिसलने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया आपको? पहले आपको कंपेयर। तो अब आप ध्यान से देखो इसको कैसे करना है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देव बता रहे बच्चा, देखिए और इसमें क्या करें, जब ये मोशन ऊपर की तरफ है, इसका मोशन अप द प्लेन वाले केस में, तो सबसे पहले आप ये बताओ फोर्सेस जब दिखाओगे, मोशन अगर इसका ऊपर की तरफ है तो इसमें फोर्सेस जब दिखाएंगे, तो अभी हम डायरेक्ट दिखा देते हैं ना, डाउनवर्ड साइड पर mg दिखा दे। यस mg sin थीटा। और इसमें मैं बच्चा, इसमें एक सुनो, मैं नॉर्मल नहीं दिखाने जा रहा क्योंकि वो डायग्राम को थोड़ा सा गंदा हो जाएगा मेरा, तो नॉर्मल नहीं दिखाऊंगा और mg cos थीटा भी नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ फ्रिक्शन और mg sin थीटा दिखाऊंगा। यस। तो ये बताइए, अगर ये थीटा एंगल मान लेते हैं यहाँ पर, तो mg sin थीटा तो हमेशा नीचे ही होगा। यस सर। दोनों ही केसेस में नीचे होगा, चाहे मोशन ऊपर हो रहा हो चाहे मोशन नीचे हो रहा हो, mg sin थीटा तो नीचे ही होगा। यस। फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन बताओ, ऊपर जाते समय फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। ऊपर जब जा रहे होंगे तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा। यस सर। है ना, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट दिखाना है आपको, तो आप फ्रिक्शन को नीचे दिखा दो। और जब बॉडी नीचे मोशन कर रही होगी तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ हो गया। लेकिन दोनों ही केसेस में ये म्यू इंटू एन होगा, दोनों ही केसेस में। यस सर। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जब ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों इसको रिटार्डेट कर रहेंगे बिकॉज मोशन के अपोजिट साइड पर है? यस सर। तो आप बताओ क्या रिटार्डेशन लिखने हैं इसका? इसका रिटार्डेशन न्यूटन लॉ से क्या होगा? अगर हम इसका रिटार्डेशन निकालें फोर्स अपॉन मास करके, रिटार्डेशन का मतलब बेसिकली फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो कितना फोर्स है जो मोशन के अपोजिट है? मतलब फ्रिक्शन और mg sin थीटा प्लस म्यू के एन। आप एन को mg cos थीटा रखोगे, एन बराबर mg, तो कुल मिलाकर जब आप इस रिटार्डेशन की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली इतना है प्लस म्यू के sin थीटा, म्यू के cos थीटा, सॉरी एक्चुअली एन को रिप्लेस करना है, एन को mg cos थीटा से रिप्लेस करो, आ जाएगा आंसर ये? यस सर आ जाएगा। अच्छा, तो ये बताओ रिटार्डेशन आ गया। अब आप ये बताओ ये कितना टाइम लेगा ऊपर जाने में, तो इसके लिए काइनेमेटिक्स चाहिए होगी, है ना। काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन लगाओ आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन। तो फाइनली तो स्टॉप हो रहा है, ये जीरो हो जाएगा, u और माइनस लगाएंगे, माइनस लगाना क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर, तो माइनस जी और यहाँ पर साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा बेसिकली, और इनटू टाइम t1। इससे हम t1 निकालते हैं कि t1 कितना आएगा, ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा इसमें u डिवाइडेड बाय जी sin थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर जी। अब नीचे आने का टाइम चाहिए मेरे को, तो नीचे आने का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर सिचुएशन रहेगा, अब नीचे आते समय इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगी, तो अब इसमें एक्सेलरेशन निकालोगे आप नीचे सर g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। इसको बच्चा हम डायरेक्ट कर दें क्या, ये g sin थीटा माइनस म्यू के cos, समझ गए? ये तो आप इतना समझ जाओगे बिकॉज फ्रिक्शन अपोजिट हो गया। यस। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस नीचे आएगा? सर एस डिस्टेंस दिया रहा है, मतलब नहीं, जितना डिस्टेंस ऊपर चढ़ा उतना ही आएगा। हाँ, मतलब अगर ये मान लो एस डिस्टेंस ऊपर राइज किया होगा तो एस डिस्टेंस से तो नीचे आएगा। यस सर। तो पहले आप ये पता लगाओ कि राइज कितना किया इसने, पहले ये पता लगाते हैं कितना चढ़ा वो आ जाएगा। तो पहले ना आपको मतलब उसका राइज निकालो कि गया कितना, मतलब कितना डिस्टेंस वो राइज हुआ है, डिस्टेंस अप द प्लेन कितना गया वो, ये निकालने के लिए आप काइनेमेटिक्स का सहारा लो। काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन से, सेकंड से भी लगा सकते हो और थर्ड है ना। तो v स्क्वायर 0 u स्क्वायर
और -2 और रिटार्डेशन हमको पता है यहाँ पर g और ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, ये तो पता ही है आपको, sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। इससे आप कैपिटल एस निकालेंगे कि कैपिटल एस कितना आएगा। तो कैपिटल एस हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g और वही चीज sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। इतना डिस्टेंस वो ऊपर गया है तो इतना ही डिस्टेंस नीचे भी आएगा वो। यस सर। तो उसके लिए देखिए जब साइन चेंज हो जाएगा सर। नहीं, मोशन डाउन द प्लेन की जब बात करेंगे ना, मोशन डाउन साइड पर जब होगा, तो आप सेकंड इक्वेशन काइनेमेटिक्स का लगाओ, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना है स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट डाउन द प्लेन आपको उतना ही करना है जितना अप द प्लेन गए थे, जितना ऊपर चढ़े थे उतना ही नीचे आना भी है। आप सोचो ना, अगर आप किसी पहाड़ पे जा रहे हो हिल स्टेशन पे, तो ग्राउंड से हिल स्टेशन पे जाने के लिए जितनी हाइट आप गए होगे, लौट के भी तो उतना ही आओगे ना, जितना गए होगे लौट आना तो वहीं पर है। तो फिर आप ये लोगे यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, ये पूरी वैल्यू, ये डिस्टेंस लो आप। तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पर हम पुट करने जा रहे हैं यू स्क्वायर अपॉन 2g और ब्रैकेट में यहाँ पर साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जब डाउन द प्लेन स्टार्ट करेंगे? जीरो हाफ। और नीचे आते समय एक्सेलरेशन कितना है मेरा? तो डाउनवर्ड आते समय एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है डाउनवर्ड आते समय वो है g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। तो फिर हम हाँ, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा ये रखेंगे और g भी था एक, और ये t स्क्वायर, ये t2 आएगा यहाँ से। तो इसको सॉल्व करके t2 की वैल्यू मिलेगी, थोड़ी अजीब सी वैल्यू आएगी बट वो कुछ ऐसा आएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये u2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और u बाई जी हो जाएगा, और उसके अलावा मेरे ख्याल से रूट के अंदर आ जाएगा आपके पास एक टर्म 1 अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा और साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, ये बनेगा आपका टर्म, है ना? ये तो बनेगा। तो ये नीचे आने का टाइम है और ऊपर जाने का टाइम पहले निकाल चुके थे, T1 हम पहले निकाल चुके हैं ऊपर जाने का टाइम। तो अब हम T1 और T2 का रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं। T1 ऊपर जाने का टाइम है, T2 नीचे आने का टाइम है। अब इनका रेशियो फाइंड करेंगे, T1 बाई T2 करके देखते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी आने वाली है। तो T1 डिवाइडेड बाई T2, थोड़े से एक्सप्रेशंस बड़े हैं इसलिए ध्यान रखिएगा, बड़े एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पर। तो T1 की जो वैल्यू बन रही थी वो ये बन रही है u अपॉन जी साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। तो एक बार बताओ, u बाई जी तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर भी u बाई जी है T2 में भी और T1 में भी u बाई जी है, तो उसको तो कैंसिल कर देते हैं, u बाई जी तो कैंसिल हो ही जाएगा रेशियो लेने पे। यस सर जी, तो जो T1 है उसमें डिनोमिनेटर में ये बन रहा है, T1 के डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा है, और डिवाइडेड बाय T2 के डिनोमिनेटर में 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म है साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा और साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। सर ये कोई ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं है भैया तो क्या कर लें इसमें यार, क्वेश्चन ही ऐसा है। अब एक्चुअली जानते हो क्या होगा, आप थोड़ी सी मैथ और लगाओगे ना, पूरा रूट हो जाएगा ऊपर नीचे, पूरे रूट के अंदर ये बनेगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, ये बनेगा। और अगर हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहें, मतलब अच्छा आंसर लाना चाहें, तो फाइनली आप इस आंसर को इस फॉर्म में भी दे सकते हो। T1 by T2 will be root of tan theta minus म्यू के डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस म्यू के cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करके। यस जी, अब बताओ। यस तो ये रेशियो 1 से बड़ा है कि कम है? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू, न्यूमरेटर में tan थीटा माइनस समथिंग है और डिनोमिनेटर में tan थीटा प्लस समथिंग। सर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। इसका मतलब T1 लेस देन T2 है। यस सर। यस सर। इसका मतलब ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा। यस सर, टाइम ऑफ ascent is less than time of descent। लेकिन कई लोगों ने इंट्यूशंस में जो आंसर दिया था वो ये कहा था कि ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। फिजिक्स में ये बोलता हूँ, इंट्यूशन फेल हो जाती है हमारी वो इंट्यूशन किस बेसिस पर आती है कि ग्रेविटी भी नीचे, फ्रिक्शन भी नीचे, तो इसका मतलब टाइम ज्यादा है। ये अपनी सोच है,
ये अपनी सोच है, कई लोगों ने आंसर दिया है, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन सबके आंसर यही थे कि सर ऊपर जाने में टाइम ज्यादा लग जाएगा इसको। और वो लॉजिक ये देना चाह रहे थे, उनके मन में ये जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि यार ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों बॉडी के मोशन को अपोज कर रहे हैं। तो ये मैं इसीलिए जी कई बार वार्निंग दे चुका हूं आपको, फिजिक्स में आप इंट्यूशंस पे कोई काम नहीं कर सकते हो। कई बार धोखा होता है आपका कि आप जो सोचते हो उसका आंसर आता ही नहीं, उल्टा आंसर आ जाता है कुछ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक ये डाउट था कि हम लोग ने वो साइन कन्वेंशन क्यों नहीं कौन सा साइन कन्वेंशन लगाया था? कौन सा, कहाँ पर मतलब? सर जो हमने दूसरे मतलब टाइम ऑफ डिसेंट में जब हमने डिस्टेंस लिया उसको सर नेगेटिव ले सकते हैं? एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले ली थी ना। नहीं तो एक्चुअली देखो डिस्प्लेसमेंट भी डाउन हो रहा है और एक्सेलरेशन भी डाउन है, तो दोनों वेक्टर तो दोनों का नेगेटिव साइन कैंसिल हो रहा है अल्टीमेटली। तो अगर आप दोनों सेम और ये तो जीरो है ना यहाँ पर, इसलिए नहीं ले रहे। जी सर जी सर। हाँ ओके सर, थैंक यू। क्लियर है? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर जो दिमाग से आता है वो यही आता है कि T1 बड़ा होगा, लेकिन जब सॉल्व करते हो तो उल्टा हो जाता है, T1 लेस देन T2 हो जाता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे हो तो आप एक इनिशियल वेलोसिटी को लेकर के चल रहे हो, तो भले रेजिस्टेंस ज्यादा है लेकिन आपके पास कुछ स्टार्टिंग में वेलोसिटी है, तो आप अपनी जर्नी जल्दी पूरी कर लोगे क्योंकि आप एक वेलोसिटी लेकर के चल रहे हो ना। यस सर। और जब नीचे आना है तो भले आपका रेजिस्टेंस, भले आप एक्सेलरेट कर रहे हो लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। आरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस भी तो है। अपवर्ड जर्नी में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, डाउनवर्ड जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब आया करे तो एक बार सॉल्व कर लिया करो। मैंने इसीलिए आज वो क्वेश्चंस लिए हैं जहां पर नॉर्मली लोग गलत करते हैं। आई मीन फर्स्ट अटेम्प्ट में तो गलत हो ही जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनेक्टेड बॉडीज व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ इसमें यह है कि M1 M2 कनेक्टेड है पुली के थ्रू और M1 पर एक फोर्स F लगा रहे थीटा एंगल पर, और ये एक्सेलरेशन निकालनी है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा गया आपसे। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेसेस म्यू के, मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ मतलब एक तरीके से आपका फोकस चेक किया जाएगा यहाँ पर कि आप फोकस्ड हो क्वेश्चन करते समय या नहीं हो। तो देखिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो M2 पर M2G का फोर्स नीचे और टेंशन फोर्स ऊपर स्ट्रिंग की वजह से, तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं डायरेक्टली। वो हो गई T माइनस M2G, क्योंकि ये मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, इक्वल टू M2A। अब आप M1 की इक्वेशन बनाएंगे तो M1 के फोर्सेस देखने पड़ेंगे। तो M1 के ऊपर भी ग्रेविटी की डाउनवर्ड फोर्स M1G, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है N, टेंशन फोर्स नीचे, लेकिन इसमें कैपिटल F रिजॉल्व उसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना पड़ेगा जी। तो कैपिटल F cos थीटा इधर और कैपिटल F ऊपर की तरफ sin थीटा ऊपर। तो अब आप इसकी जब MA वाली इक्वेशन लिखेंगे M1A वाली, तो उसमें कौन से फोर्स इंक्लूड कर रहे हैं मेरे को देखो M1A में टेंशन अलोंग वाले sin टेंशन और F cos थीटा एक पैरेलल टू एक्सेलरेशन एक फोर्स अभी रह गया ना, फ्रिक्शन भी तो दिखाना है फ्रिक्शन। यस सर, फ्रिक्शन भी हो। फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा ये, यस सर, लेफ्ट साइड। हाँ लेफ्ट साइड जी। तो अब आप F cos थीटा उसमें से T को माइनस करेंगे और उसमें से फ्रिक्शन भी माइनस करेंगे। फ्रिक्शन यहाँ म्यू के मल्टीप्लाइड बाय के वाला नॉर्मल। अब और यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में नॉर्मल mg नहीं है, M1G सर M1G माइनस F sin थीटा जी, क्योंकि F sin थीटा और नॉर्मल दोनों ऐड हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो n प्लस F sin थीटा mg है। अगर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं तो ज्यादातर केसेस में हम नॉर्मल को mg कर देते हैं। समझ गए आप यहाँ पर क्या करना है आपको? यस सर। हाँ, कि जो यहाँ पर आप नॉर्मल को रिप्लेस करोगे, जल्दीबाजी में क्या होता है एग्जाम टाइम पर स्टूडेंट इसको mg की आदत बना लेते हैं। नॉर्मल मतलब mg, उनका अपना नियम है, नॉर्मल मतलब mg। वो एक रूल बना के बैठे हैं और उस रूल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, और फिर कहते हैं कि सर हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा कभी। हाँ जी शुभांकर, ठीक है। तो अब इसको कर लेंगे, इसको आगे n की वैल्यू रख करके दोनों इक्वेशन ऐड करनी है सर, क्योंकि ऐड करते ही वो t और माइनस t कैंसिल हो जाएंगे और आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा इस क्वेश्चन में। यस सर। ठीक, अब थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन है।
ठीक है, अब जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के हैं, है ना, आपको और देखना है। वो स्मार्ट क्या है? वो एक क्वेश्चन है, एक कंपटीशन चल रहा 2 लड़कों के बीच में कि देखिए इसमें क्या है, नीचे जो ब्राउन कलर से पट्टी बनाई है मैंने वो तो फ्लोर है, मतलब जो ब्राउन कलर से वो तो आपको कह सकते हो कि फ्लोर है। अब इस फ्लोर के ऊपर क्या हुआ, ये वही एग्जांपल है जहां से लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने कि 2 मासेस है, एक छोटा एम एक बड़ा एम। ठीक है, हमने बड़े वाले एम, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो क्या हो रहा है, तब आप समझ जाओगे, अदरवाइज फिर कंफ्यूज कर जाओगे। जो छोटा वाला मास है उसको हम क्या कर रहे हैं? सर सिर्फ वो रखा हुआ है एम पे। नहीं रखा भी तो मतलब क्रूरता के साथ रखा है कि प्यार के साथ रखा है? सब प्यार के साथ, जेंटली। हाँ जेंटली प्लेस किया गया है। हाँ, तो इसका मतलब बहुत सॉफ्ट तरीके से ना, धीरे से। एक तो होता है कि फेंक दो, है ना, गिरा दो उसके ऊपर कोई चीज, पटक दो, तो पटकना जेंटली तो होता नहीं है। यस सर, बिल्कुल नहीं होता। जी, मोहब्बत से रखा है इसको, कि उठाया और ले आकर उसके ऊपर रख दिया धीरे से, उसको पता भी न चले। नम्रता। नम्रता के साथ। कौन नम्रता भाई? हाँ तुम लोग यही। चलो, एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग, जिस टाइम उसको रख रहे हो, एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग, ये डबल ए आ गया, द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक वाज v। ये स्टेटमेंट समझो आप, मतलब ये कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई चीज चल रही थी और चलती हुई चीज के ऊपर आपने कुछ रख दिया। समझ गए क्या किया आपने? कि कोई चीज ऑलरेडी मोशन में थी, कैपिटल एम पहले से ही मोशन में था, एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक वाज v, मतलब प्लैंक तो पहले से ही चल रहा था। उस चलते हुए प्लैंक पर धीरे से आपने छोटा वाला मास रख दिया, और इनके बीच फ्रिक्शन है, मतलब इनके बीच में फ्रिक्शन म्यू दे रखा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इनके बीच में। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम रिलेटिव टू द कैपिटल एम। क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो मुझे यहां कर देना, तो हम आगे इसका सोल्यूशन बताएं। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोग को? यस सर। यस सर। कैपिटल एम पहले से मोशन में था और तब हमने छोटा वाला मास उसकी खोपड़ी पे रख दिया कि जाओ तुम भी उसके साथ चले जाओ। सर जेंटली का इंपॉर्टेंस ये है कि ताकि बाउंस वाला बताने के लिए। हाँ, जेंटली मतलब कोलिजन नहीं है यहाँ पर, अदरवाइज इंपल्स आएगा। यस सर, ओके सर। जेंटली मतलब धीरे से रखेंगे तो कोलिजन नहीं होती है, अदरवाइज कोलिजन होगी ना। ये सर मोशन पे इफेक्ट एज इन नहीं पड़ेगा। तो वो कोलिजन वाला कंसेप्ट आ जाएगा, फिर उसमें अलग अलग क्वेश्चन बन गया, पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है फिर। ओके सर जी, तो अब ये बताओ, जब उस छोटे मास को रखोगे आप, तो बड़े वाले मास तो चल रहा था v वेलोसिटी से, बड़ा वाला मास v वेलोसिटी से चल रहा था, और छोटा वाला मास आपने उसके ऊपर ला करके धीरे से रखा है, धीरे से, जब बहुत सॉफ्ट तरीके से। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कैसे दिखाओगे? नहीं शुभांकर, नहीं ऐसे नहीं होगा बच्चा, ध्यान दो शुभांकर जी, आप समझो ध्यान को। और मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्लोर है वो स्मूथ है, मतलब ये आपको बता देते हैं कि फ्लोर जो है उसमें फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, फ्लोर पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि छोटे वाले मास पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? छोटे वाले मास पर सर राइट आगे। तो देखिए, हाँ अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार समझ लो, किसी को भी कंफ्यूजन है, अगर फ्रिक्शन अगर आपको देखना है ना, फ्रिक्शन अगर आपको देखना, और किसी भी को भी कंफ्यूजन है तो ये आखिरी बार समझा दे रहा हूँ, फ्रिक्शन ऑन एम देखना है बाय कैपिटल एम, तो जिसके ऊपर देखना है उसकी वेलोसिटी, और जिसकी वजह से देखनी है उसकी वेलोसिटी, यानी कुल मिलाकर के आप ये निकालो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम, क्योंकि आप उसके ऊपर फ्रिक्शन देख रहे हो, और जिसकी वजह से देख रहे हो उसके रिलेटिव निकालो, रिलेटिव टू कैपिटल एम निकालो। तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए आपको वेलोसिटी ऑफ छोटा एम माइनस वेलोसिटी ऑफ बड़ा एम। तो छोटा एम और बड़े एम की वेलोसिटी क्या है? तो छोटे एम को तो जेंटली रखा जा रहा है, धीरे से रख रहे हो, 0 है, और बड़े एम तो बड़ा एम पहले से ही मोशन में था v वेलोसिटी से, तो ये माइनस v हुआ ना, ये मतलब फ्रिक्शन राइट साइड, मतलब लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड पे मोशन है, राइट साइड पे फ्रिक्शन राइट साइड है। फ्रिक्शन इसके अपोजिट, फ्रिक्शन इसके अपोजिट, यानी कि छोटे वाले मास पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड आएगा छोटे मास पे, और बड़े मास पे किधर आएगा? लेफ्ट साइड पे आएगा सर। बड़े मास पर लेफ्ट से। जी सर वो हाउ लॉन्ग द स्लिपिंग विल अकर के लिए प्लैंक की लेंथ नहीं चाहिए? नहीं बता, प्लैंक मतलब प्लैंक को आप इनफाइनाइट लेंथ का मान लीजिए, प्लैंक बहुत बड़ा है, प्लैंक की लेंथ मतलब हम ये मान के चल रहे, यहाँ दे दे रहे हैं आपको, चलिए लिख दे रहे हैं उसको कि प्लैंक जो है ना वो आप मान सकते हो कि बहुत बड़ा है, मतलब प्लैंक ऑफ वेरी लॉन्ग, प्लैंक इज वेरी लॉन्ग, इज वेरी लॉन्ग।
एक में समझो तो पहले कंसेप्ट समझा दे आपको इसका, कि फ्रिक्शन छोटे वाले एम पर फॉरवर्ड आया, बड़े वाले एम पर बैकवर्ड आया, है ना, छोटे वाले एम पर फॉरवर्ड और बड़े वाले एम पर बैकवर्ड। कितना आएगा फ्रिक्शन, डायरेक्शन समझ में आ गया। अब फ्रिक्शन की वैल्यू पे आते हैं। तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। यहाँ तो मोशन हो रहा है, यस सर। यहाँ पर कौन सा एन लेंगे, जो फ्लोर लगा रहा है वो नॉर्मल ले या जो ब्लॉक लगा रहा है वो नॉर्मल ले, क्योंकि दोनों नॉर्मल ब्लॉक लगा रहा है। ब्लॉक वाला ब्लॉक वाला। तो नॉर्मल जो ब्लॉक, क्योंकि फ्रिक्शन ब्लॉक के बीच में है, तो वो कितना होगा, mg स्मॉल m into g। स्मॉल m into g के बराबर होगा। क्योंकि जो आपको ये वाला नॉर्मल लेना है जो यहाँ लग रहा होगा छोटे वाले मास के ऊपर। सर तो वो तो m plus m होगा ना। ध्यान दो, ध्यान दो, तो क्या m होगा? plus m फ्लोर के लिए होता है। m प्लस यस सर, वो ब्लॉक के ऊपर केवल स्मॉल m वाला वेट ही आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सैंडविच हो जाता है जी, ब्लॉक के जो ये n है ना, ये तो इसके छोटे m के बराबर है ना, mg के बराबर। यस सर। जितना वो मिला वो मिलेगा। अगर आप फ्लोर का नॉर्मल लेंगे तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा उसमें जी। तो यहाँ पर छोटा mg, ये फ्रिक्शन की वैल्यू हुई। बट सर अगर हम बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन निकालेंगे फिर सर n की वैल्यू क्या रखेंगे? तो देखो नॉर्मल एक रियल फोर्स है, वो किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालोगे सेम आंसर आएगा। जो रियल फोर्स है वो तो मतलब एक फ्रेम के इंडिपेंडेंट होता है ना, हम कहीं से भी देखेंगे उतना ही फोर्स आएगा। यही तो स्यूडो फोर्स और रियल फोर्स में फर्क होता है कि रियल फोर्सेस, वो स्टोरी याद करिए ट्रेन वाली, विनोद और वाली और नैन्सी वाली, टेंशन दोनों को दिख रहा था, mg दोनों को दिख रहा था। यस रियल फोर्स तो सारे ऑब्जर्वर्स को एक जैसा दिखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी फ्रेम बदलेंगे तो नॉर्मल mg के अलावा कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सर, वो मे बी ना वो उसकी बात कर रही होगी, लिफ्ट वाला जैसे एग्जांपल नहीं होता है लिफ्ट वाला। तो लिफ्ट में तो अपवर्ड मोशन होती है ना यार, इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन थोड़ी होती है। यस सर। लिफ्ट तो वर्टिकल मोशन करती है भाई, नीचे से ऊपर जाते हो या ऊपर से नीचे आते हो, आगे पीछे थोड़ी जाते हो, ट्रेन थोड़ी है वो। यस सर। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, इसमें लिफ्ट का कंसेप्ट नहीं है आना। अच्छा एक बार समझो तो पहले कहानी तो सुनो, इसमें हुआ क्या। छोटा वाला मास एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पर छोटा वाला मास तो एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा, बताओ आप। यस सर, करेगा सर। किधर की तरफ, राइट साइड। राइट साइड। क्यों राइट साइड, क्यों राइट साइड करेगा? एक ही फोर्स लग रही सर, सिंगल फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की। और बड़ा वाला जी, और प्लैंक क्या करेगा, प्लैंक एक्सेलरेट करेगा या प्लैंक रिटार्डेट करेगा? रिटार्डेट करेगा। रिटार्ड करेगा। रिटार्ड होगा सर। प्लैंक रिटार्डेट, प्लैंक रिटार्डेट होगा बच्चा, यहाँ पर प्लैंक रिटार्डेट होगा, मैं बता दूं आपको, क्योंकि प्लैंक पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे है और उसका वेलोसिटी फॉरवर्ड है। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। अब मैं देखो, मैं इस पिक्चर को और दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, देखो फिर से दिखा देते हैं। तो पूरी कहानी इस तरीके की है, पूरी स्टोरी ऐसी है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ना 2 पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, और वो पिक्चर बना करके दिखाते हैं आपको यहाँ पर कि प्लैंक को हम काफी बड़ा मानते हैं ना। अभी जो लोग का डाउट था, तो हम प्लैंक की लेंथ बढ़ा देते हैं। प्लैंक को सफिशिएंटली लार्ज कर दो आप, अच्छी खासी लेंथ है उसकी, बहुत ज्यादा। और इसके ऊपर हमने कोई ब्लॉक रखा है, मान लीजिए, कहाँ गया भाई, चला जाए यार, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। देखो सिचुएशन ये हो रही है यार, प्लैंक हमारा पहले से ही मोशन में था, कितनी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी से। और जो छोटा वाला मास हमने रखा था, ये बड़ा वाला मास, तो बड़ा वाला मास तो हमारा चल रहा था, छोटा वाला मास 0 वेलोसिटी पे था, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, क्योंकि इसको जेंटली रखा गया था। तो हम लोगों ने अभी देखा है कि छोटे वाले मास पर फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, सॉरी, छोटे वाले मास पर फ्रिक्शन जो था वो फॉरवर्ड लग रहा था, और बड़े वाले मास पर फ्रिक्शन जो है वो पीछे लग रहा था। ये 2 फ्रिक्शन जी। और ये ग्राउंड स्मूथ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ग्राउंड पर फ्रिक्शन नहीं है। तो छोटा वाला मास एक्सेलरेट करेगा, समझ गया? छोटा वाला मास एक्सेलरेट होगा, किधर की तरफ होगा, राइट साइड एक्सेलरेट होगा। बड़ा वाला मास चलेगा तो राइट साइड पे है, क्योंकि वेलोसिटी उसकी राइट साइड है, चल तो वेलोसिटी चलेगा तो राइट साइड पर, लेकिन रिटार्डेट होके चलेगा। मतलब कि सिचुएशन को अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, कुछ टाइम बाद ये बड़ा वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा। मैं बता दे रहा हूं आपको, बड़ा वाला ब्लॉक आगे निकल गया, छोटा वाला मास आगे जाएगा या पीछे जाएगा, अगर हम वैसे बात करें तो छोटा वाला मास भी आगे गया। देखिए दोनों ही मास आगे चलेंगे, इस बात को समझ लीजिए पहले।
एक्चुअल में ये दोनों मास फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, एक्चुअल में दोनों फॉरवर्ड चलेंगे, लेकिन होगा क्या कि छोटा वाला मास जो है, छोटा वाला मास ये थोड़ा सा कम डिस्टेंस आगे चलेगा, छोटा वाला मास चलेगा फॉरवर्ड, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर फॉरवर्ड है, तो ये फॉरवर्ड ही चलेगा। बड़ा वाला मास भी फॉरवर्ड चल रहा, लेकिन बड़ा वाला मास धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती चली जा रही है, स्लोइंग डाउन हो रहा, वो नीचे आता जा रहा, उसकी स्पीड कम होती जा रही है। किसकी वजह से कम होती जा रही है उसकी स्पीड? फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। और बड़ा वाला मास स्पीडिंग अप है, उसकी स्पीड बढ़ रही है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि वो तो पहले ही 0 मीटर पर सेकंड है। फ्रिक्शन ड्राइव कर रहा है उसे। जी अभिज्ञान आप यस सही है। हाँ, स्पीडिंग अप है ये स्पीड, एक की स्पीड बढ़ रही है, एक की स्पीड डाउन हो रही है, इस बात को समझो आप। लेकिन होगा क्या जानते हो, अगर ये प्लैंक जिसको हम ब्लू कलर के ब्लॉक से दिखा रहे हैं, अगर ये प्लैंक एक्सपी डिस्टेंस आगे चलेगा और ब्लॉक अपनी ओरिजिनल प्लेस से, जहां पर उसको ओरिजिनली रखा गया था, वहां से एक्स बी डिस्टेंस आगे चलेगा, तो एक्चुअली एक्सपी मतलब प्लैंक की वेलोसिटी, प्लैंक का मोशन ज्यादा होगा, ब्लॉक का मोशन कम होगा। आप समझो क्यों होगा, देखो आप ऐसे समझो ना, आप इसको ऐसे समझिए ना कि एक बॉडी पहले से ही मोशन में चल रही है और एक बॉडी 0 वेलोसिटी पर है, ठीक है, अभिज्ञान आंसर सही है। आप समझो, मतलब एक ऐसे मानिए, आप देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप सड़क के किनारे खड़े होकर के, आपने स्टैंडिंग हो, आप खड़े हो, ठीक, और कोई दूसरा पर्सन आपके बगल से आया और आपकी जो है वो पॉकेट मार करके भाग गया, वी वेलोसिटी से भागता हुआ आया और आपकी पॉकेट मार के निकल गया, तो पहले कौन आगे जाएगा ये बताओ? पहले कौन आगे जाएगा? मतलब यहाँ पर पहले पॉकेट मार आगे जाएगा, तो पॉकेट मार आगे जाएगा ना, और लेकिन आप उसका पीछा करोगे? यस करेंगे, लगा देंगे। तो आप उसको पकड़ तो लोगे, लेकिन शुरुआत में कौन आगे निकल जाएगा? पॉकेट मार और आगे निकलेगा जी, क्योंकि आप 0 वेलोसिटी पर हो ना अभी, तो आप तो अभी वेलोसिटी पकड़ोगे ना, अभी तो आप वेलोसिटी को एक्वायर करोगे, आप 0 से वेलोसिटी बढ़ाना स्टार्ट करोगे अपनी, भागोगे, एक्सेलरेट करोगे, और वो पहले से ही चल रहा है, तो जो चीज पहले से ही चल रही है वो आगे नहीं निकल जाएगी। यस सर। और मान लो किसी वजह से पॉकेट मार को चोट वोट लग गई और उसकी स्पीड डाउन होने लगी, भाग रहा है लेकिन भागते भागते उसकी स्पीड कम हो रही है और आपकी भागते भागते स्पीड ज्यादा हो रही है, तो क्या कहीं पकड़ नहीं लोगे? ऐसी ही सिचुएशन है, ऐसी ही सिचुएशन सर है। बस एक चीज बता दीजिए सर, ये जो मास है ये नीचे नहीं गिरेगा ना सर, एक तरह से ये चिपका हुआ है? हाँ, मतलब जी हाँ, प्लैंक को बहुत बड़ा मान के चलने, तो गिरने वाला केस नहीं है इसमें। हाँ, गिरने वाला केस में ठीक है। प्लैंक बहुत बड़ा मान लिया कि गिरने वाली सिचुएशन नहीं है इसमें, है ना? ये बात आपको समझ में आ रही है? बट वो उसके साथ साथ नहीं मूव करेगा, मतलब वो उसके साथ ड्रैग नहीं हो जाएगा। नहीं हो रहा है, अगर होता तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता। यस सर, अभी तो कह रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, सुनो, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई आदमी प्लैंक पे खड़ा होगा तो उसको वो ब्लॉक पीछे जाता दिखेगा। यस सर, यस सर। हाँ सर। इस पॉकेट मार को आप आगे जाता हुआ दिखोगे कि पीछे, क्योंकि ये तो आपसे आगे निकल गया। आगे सर, आगे जाते हुए देखेंगे। कैसे? नहीं, पॉकेट मार आपसे आगे निकल गया और आप पीछे रह गए, तो सर तो वो हमें पीछे जाते हुए देखेगा। हाँ, लेकिन रियलिटी में तो आप आगे ही चल रहे हो। यस सर। लेकिन उस पॉकेट मार के फ्रेम में आप पीछे हो। यही तो एब्सोल्यूट, इसी को एब्सोल्यूट और रिलेटिव कहते हो। यस सर, इसको ही एब्सोल्यूट कहा गया है और रिलेटिव कहा गया है। देव सही आंसर है बच्चा। और जी बताओ सर, तो जो ये xp ग्रेटर देन xb है, ये शुरुआत में होगा, पूरी जर्नी में तो ये होगा नहीं। नहीं होगा, लेकिन हो क्या रहा है ना, एक की स्पीड डाउन होती जा रही है, एक की स्पीड बढ़ती जा रही है। सुनो तो मेरी बात, सर भाई, तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा जब दोनों बराबर स्पीड पे हो जाएंगे। देव यस सर। अच्छा, जब दोनों बराबर स्पीड पर हो गए तो रिलेटिव मोशन क्या रहा उनके बीच? रिलेटिव वेलोसिटी क्या रही? 0 हो जाएगी सर। 0 हो जाएगी। अब आप थ्योरी पे आओ। फ्रिक्शन के बारे में स्टेटमेंट क्या था? ये किस चीज को अपोज करता है? इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन वेलोसिटी। तो जब रिलेटिव मोशन ही बंद हो जाएगा तो आप किसको अपोज करोगे? किसी को कुछ नहीं। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन रिलेटिव टू द सरफेस। अच्छा, आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन है, लेकिन थ्योरी के नाम पर वो 5 पॉइंट्स, थ्योरी 5 पॉइंट्स में ही होती है।
शुभंकर ठीक है बच्चा, ये आप लोग के आंसर। आप मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें धीरे धीरे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे इसमें जानते हो कौन सी स्टेज आ जाएगी। शुरुआत में तो ऐसे होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप इस साथ चलने प्लैंक के साथ साथ चलोगे, मतलब ये स्पीड और डाउन हो तो वो जाएगी। ब्लॉक प्लैंक के साथ साथ चलने लगेगा। हाँ, स्पीड और डाउन होगी, प्लैंक और आगे आया, ठीक है जी, प्लैंक और आगे आया। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब दोनों के पास सेम वेलोसिटी हो जाएगी, इसके पास भी वी वेलोसिटी, इसके पास भी वी, मतलब वी डैश मान लेते हैं। तो अब इनमें रिलेटिव वेलोसिटी तो रहा नहीं। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो जीरो आएगा ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव तो आएगा नहीं। जी सर। तो हम किसके अपोजिट दिखाएं? अभी तक तो आप कह रहे थे कि रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा तो अपोजिट दिखा देंगे, मतलब लेफ्ट दिखा देंगे, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव आएगी तो हम राइट साइड फ्रिक्शन दिखा देंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो जीरो आ गई, तो आप जीरो के अपोजिट कैसे दिखाओगे? सर तो इसमें अब काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब फ्रिक्शन बंद हो जाएगा। यस सर। मतलब कुछ देर के लिए फ्रिक्शन लगेगा, उसके बाद फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, आप ये कह दोगे। फ्रिक्शन सीज कर जाएगा, सीजेस टू एक्ट। शुरुआत में लगेगा, उसके बाद उसकी मतलब बंद हो जाएगा, फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो जाएगा फिर? अब हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इसके बाद, ये डाउट आता है। तो आप ये बताइए, चलिए ये सिचुएशन समझ, यहाँ तक बात, यहाँ तक डन है कि नहीं, पहले आप इसको बताओ। डन है सर। यस सर। चलिए अब आप बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक मेरा बड़ा प्यारा स्टेटमेंट मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया था यार, फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था आपको, मैं वो दिखाता हूँ फर्स्ट लेक्चर में। वो पेज आपको मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मिल जाए मुझे, इसमें होना चाहिए फर्स्ट लेक्चर में। देखिए ये पेज, तो व्हेन नो फोर्सेस आर एक्टिंग फ्रिक्शन इज जीरो वाला। हाँ हाँ, ये if you don't apply a force at all, there is no static friction force. अब सर उस केस में कोई फोर्स ही नहीं लग रही है। तो जब कोई फोर्स है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? कोई फ्रिक्शन ही स्मूथ है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पाए इसको? यस सर। यस सर। क्योंकि जो पर्सन प्लैंक पे खड़ा है उसकी नजर में तो ब्लॉक रेस्ट पे आ गया ना, क्योंकि उसकी नजर में तो जीरो वेलोसिटी होगी उसकी। यस सर। और क्या कोई इस मास को धक्का वक्का दे रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर? नहीं सर, अनडिस्टर्ब छोड़ रखा है। तो फ्रिक्शन बंद हो जाएगा, फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। मोमेंटम। हाँ, अब कुछ लोग मोमेंटम से करा सकते हो, बाकी लोग जिनको मोमेंटम के बारे में आइडिया नहीं है वो क्या करेंगे, देखो। यानी अल्टीमेटली क्या होता है, सुनिएगा, अब स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, सुन लो इसको, कि जब दो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन लगता है तो वो फ्रिक्शन उन दोनों को साथ साथ, मतलब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो करना चाहेगा। फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स में आप अल्टीमेटली ये देखोगे कि फाइनल जाकर के उनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे ना, हाउ लॉन्ग द स्लिपिंग विल ऑफर, मतलब टाइम कितना होगा, ये कितने टाइम के लिए होगा ये स्लिपिंग। तो देखो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का बताना क्या होगा, इस ब्लॉक में कितनी एक्सेलरेशन होगी। अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने को दिया जाए न्यूटन लॉ से, तो ये एक्सेलरेट फ्रिक्शन बाय मास, और फ्रिक्शन कितना है सर? म्यू के एन, और एन यहाँ छोटा mg है, स्मॉल mg। तो यानी छोटा वाला ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, छोटा वाला ब्लॉक म्यू के इंटू जी से कर रहा है। अच्छा, और बड़ा वाला ब्लॉक कितने से रिटार्डेट हो रहा है, क्योंकि वो तो रिटार्डेशन पे चल रहा है। फिर गलती म्यू के mg अपॉन म्यू के इंटू mg, ये तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन म्यू के mg है, लेकिन उसको डिवाइड किससे करोगे? तो कैपिटल टोटल मास लेना पड़ेगा। टोटल मास क्यों लोगे? टोटल मास क्यों लोगे? अच्छा नहीं, केवल कैपिटल एम होगा ना, तो प्लैंक की सर मोशन तो उसी का देख रहे हैं, कैपिटल एम। जी देखो, फोर्स का पेयर बनता है भाई, एक्सेलरेशन का पेयर नहीं बनता कि जितना एक्सेलरेशन छोटे एम का उतना ही बड़े एम का। न्यूटन की लॉ में एक्सेलरेशन का थोड़ी ना एक्शन रिएक्शन कहा गया है। फोर्स का देखिए, फोर्सेस का पेयर बनता है ना, कि छोटे एम पे और बड़े एम पर फोर्स बराबर है, लेकिन उनके मासेस अलग अलग हैं, तो उनमें सेम एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगी? सेम फोर्स है, मास में फर्क है। आई बात समझ में? यस। तो बड़ा वाला मास का अलग रिटार्डेशन है, छोटे वाले मास की अलग एक्सेलरेशन है। और अब आप काइनेमेटिक्स लगाओ। छोटे वाले मास ने कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट किया था? जीरो। और कहां तक पहुंच गया वो? v डैश। तो फर्स्ट इक्वेशन है v डैश बराबर 0 प्लस एक्सेलरेशन म्यू के जी इंटू टी। और बड़ा वाला मास कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ और कहां पहुंच गया?
सर V से start हुआ और V dash तक। V से V dash तक चला। तो उसका फाइनल V डैश है, इनिशियल V है और वो रिटार्डेट हो रहा है तो माइनस माइनस म्यू के माइनस जी म्यू के जी mg अपॉन कैपिटल M इंटू टी। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों 1 और 2 को इक्वेट कर दो और V डैश निकाल लो। मतलब इक्वेट करते ही V डैश को इक्वेट कर दो, टाइम आ जाएगा। यस तो ये हाउ लॉन्ग वाला आंसर आ जाएगा आपका। यस ओके सर। बहुत खतरनाक थ्योरी है भाई साहब, इस न्यूमेरिकल को दोबारा लगाइएगा अपने आप। मतलब जैसे न्यूमेरिकल को कोई वरना सेट करने की। सर अब वरना आप वीडियो अपलोड करेंगे ना इसकी? नहीं वो तो करेंगे लेकिन भैया वो तो करेंगे लेकिन फिर भी फायदा नहीं होगा आपको, अन्य जब तक आप खुद नहीं लगाओगे इसको। यस सर जरूर लगाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जिस टाइम पे इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम हो गई, उसके बाद से क्या कहते हैं, दोनों के वेलोसिटीज में डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब दोनों सेम ही रहेंगी। हाँ मतलब उसके बाद वो उसी वेलोसिटी, क्योंकि फ्रिक्शन लगना बंद हो गया ना, ना तो कोई एक्सेलरेट होगा ना कोई रिटार्डेट होगा। फिर तो मतलब ये दोनों अब जिंदगी भर चलते रहेंगे ऐसे ही। हाँ जिंदगी भर चलेंगे साथ साथ। ओके सर, थैंक यू सर। जी ये बात देखो समझ में, आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके ऊपर जेईई में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर कि जब एक चलते हुए ब्लॉक के ऊपर आप एक दूसरा ब्लॉक रखते हो तो जो ब्लॉक, देखो इसका कंसेप्ट, इसको आप अपनी देसी भाषा में लिखते हैं। यानी कि अगर एक कोई चीज चल रही है ना, कोई चलती हुई चीज के ऊपर अगर आप कोई चीज जेंटली प्लेस करोगे तो वो उसको कैरियर मान करके उसके साथ साथ चलने लगेगा। मैं बता दूं फिर से, ये सिर्फ यहीं पर नहीं होता, कहीं पर भी होगा। हाँ आस्था जी सही कह रही, फेविकॉल का जोड़ छूटेगा नहीं सर, बट रिटार्डेशन की वजह से सर वो एम वाला ब्लॉक रुक जाएगा। अच्छा कभी मूवी देखते हो आप लोग, हिंदी मूवीज या देखते हो ना, कोई अगर मान लो बस चलती है तो कई बार हीरो बस के ऊपर कूदते हैं, चलती हुई बस के ऊपर कूद नहीं जाते हैं। टूट जाते हैं। नहीं तो कूदते ही वो स्टेबल हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत हिलते डुलते हैं, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाते हैं, उसके बाद तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज चल रही है और उसके ऊपर कोई चीज गिरेगी, जेंटली गिरे या फिर मतलब वाइडली गिरे बस, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर तक तो उस पर फिसलेगी, थोड़ी देर तक वो फिसलेगी उसके ऊपर, बट उसके बाद साथ साथ चलने लगेंगे। और इसका अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो एक ऐसे करिएगा, एक स्केट बोर्ड आप सबके पास है ना, एक स्केट बोर्ड को चला दीजिए, खाली स्केट बोर्ड, आपको नहीं उसमें चढ़ना है, स्केट बोर्ड को मोशन दे दो आप और उस स्केट बोर्ड के ऊपर कोई ब्लॉक रख दो, तो थोड़ी देर तक वो ब्लॉक फिसलेगा लेकिन बाद में फिर दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। यस सर, थोड़ी देर फिसलता है। और ये यहीं पे नहीं कह रहा हूँ, और एग्जांपल जानना चाहते हो ना, और एग्जांपल कि किसी भी चलती हुई चीज के ऊपर अगर आप कोई चीज रख दोगे तो शुरुआत में फिसलेगा, बिगिनिंग में फिसलेगा, थोड़ी सी स्लिपिंग होगी, बट उसके बाद दोनों फिर एक साथ साथ मोशन स्टार्ट कर देंगे अपना। सर तो ये जो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन लगा था ये बस तब तक के लिए था जब तक फ्रिक्शन सीज नहीं हो जाता है। तो यही तो आपको समझना है कि फ्रिक्शन सीज कब होगा। क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्शन कब सीज होगा? दोनों की वेलोसिटी आप सही बोल रहे हो, फ्रिक्शन तब सीज जब दोनों सेम वेलोसिटी चलने लगेंगे। नहीं अब देखो, हाँ बिल्कुल शुभांकर भैया, बालकनी से पत्थर किसी की कार पे फेंकोगे तो पत्थर जेंटली प्लेस कैसे होगा? तेज से शीशा फूटेगा। तो भाई वो तो कोलिजन हो गया। वो तो ऊपर कौन से शीशे होते हैं? यहाँ प्यार की बात हो रही है भैया, प्यार से रखो, धीरे से ले जाओ, रख दो उसको, तो शुरू में फिसल जाएगा, हम मानता हूँ आपको। आज बस के ऊपर कूदना पड़ेगा। नहीं बस के ऊपर कूदने की बात नहीं है भाई, सिंपल सी थ्योरी होती है भाई, आप स्टेबलाइज हो जाते हो उसमें, बॉडी स्टेबलाइज हो जाती है, इसको टर्बुलेंस बोलते हैं कि शुरुआत में टर्बुलेंस होती है लेकिन बाद में स्टेबल हो जाते हैं। इस लॉजिक को ना आपने, इस लॉजिक को बच्चा हिंदी में लिख लो अपनी जगह पे कि whenever we place something, whenever we place any object on a moving object, then after some initial skidding or slipping between them, they will move together. अगर फ्रिक्शन है तो, नहीं है फिर तो नहीं हो पाएगा। सर इसको हम इनर्शिया वाले लॉजिक से भी समझ सकते हैं। अब इनर्शिया पूछेंगे तो जब इनर्शिया पूछूंगा तो फंस जाओगे, इनर्शिया क्या होता है?
अच्छा ठीक है ना, सॉरी सर। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन मोशन। हाँ डेफिनेशन पढ़ो बच्चा। नहीं नहीं आहूजा जी, साइंस वालों को प्यार करने का बहुत टाइम मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक आप मेरे आज जो एग्जांपल है ना, ये सब कंसेप्चुअल एग्जांपल है। ये मतलब वैसे मैं आपको फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ कि 7-8 क्वेश्चन कराने मेरे को, वो सब नहीं है। हर एक क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है मेरा, और यही क्वेश्चंस हैं जो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। जी, यही क्वेश्चन है जो कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। एक एक क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट है, इसको आप ये मत सोचो कि हम 10 मिनट का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं भाई। आपको ना एक क्वेश्चन देखो, लास्ट है ये, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। इसके बाद वाला क्वेश्चन है हु इज स्मार्ट वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा, स्पेशल टॉपिक है ये, चलते समय फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, मतलब ड्यूरिंग वॉक। टायर्स के ऊपर फ्रिक्शन कैसे देखते हैं जब उसको हम ड्राइव करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे चलते हैं या फिर नीचे आते हैं, तो टायर का फ्रिक्शन का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। तो जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बाइसाइकिल और कार का मिले तो आप छोड़ दीजिएगा अभी, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे इसको अभी। फ्रिक्शन ऑन कार, फ्रिक्शन ऑन साइकिल, फ्रिक्शन ऑन बैंकिंग ऑफ रोड। ये तो सब ये छोड़ सब दीजिए। रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जांपल्स हैं। नहीं, रोलिंग के नहीं है, Yes, तो इसी के एग्जांपल, लेकिन मोशन ऑफ टायर जो होता है ना, वो नॉर्मल मोशन से अलग होता है, क्योंकि टायर रोलिंग करता है। यस, बैंकिंग और रोड वाले। हाँ हाँ, वॉक देव, हाँ देव है उसमें। और एचसीबी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं आंसर नहीं बताऊंगा। उसमें ये लिखा है कि स्नो ट्रैक पर हम लोग छोटे छोटे कदम क्यों रखते हैं। यस सर, वो वाला क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव 1 का सेकंड या थर्ड था। जी, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि वॉकिंग का कंसेप्ट, वॉकिंग के पीछे साइंस क्या लगती है, चलते समय भी साइंस लगती है। फिलहाल अभी जल्दी से इस क्वेश्चन को करें, एक लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करें यार, इसको रह जाएगा फिर। अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, कि ऐसे करके मान लो आप एक बड़ी सी ट्रक, जो नहीं लंबी वाली ट्रकें होती हैं, ऐसे ट्रक देखे होंगे आपने, ओपन ट्रक जो होती है बड़ी सी। अरे बहुत मीटर दूर रहना चाहिए सर। अरे बहुत बड़ी वाली ट्रक होती है जो सड़क पे चलती हैं, तो ओवरटेक नहीं करने देते ये सब। खतरनाक होती है ये सब। हाँ, 10,000 किलो ले जाती है। तो चलिए ये ट्रक v वेलोसिटी से मान लो चल रहा है, और इस ट्रक पर सामान वामान रखा है आपने, कुछ तो रखा ही होगा। ट्रक है तो उसमें कुछ लेके ही जाओगे, खाली ट्रक को लेके जाओगे नहीं। तो इसके ऊपर मान लो हमने बहुत बड़ा सा कुछ बॉक्स रखा है, ठीक है, m मास का ब्लॉक रखा है, और यहाँ पर तो पिछले क्वेश्चन में शायद एक पार्ट और था, वो बता देंगे अभी। 0.8 वो हाउ स्लाइडिंग कितनी देर की होगी, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि इनिशियली, अब प्रैक्टिकल सोचा करो यार। ये बताओ, ट्रक पर कुछ लोड रखते हैं तो क्या लोड ट्रक के साथ आगे नहीं जाता? क्या ये लोड कैरीड बाय ट्रक नहीं है? जाएगा। यस सर, कैरी किया जा रहा है। बस, तो आप ये सिंपल थ्योरी समझो ना। अब आपको कैरियर देखना है, उस मास का कैरियर ट्रक है, ठीक है। अब सडनली सामने कुत्ता आ गया ट्रक के, तो ब्रेक लगानी पड़ गई। सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड, और वो जो ब्रेक लगाई है उसमें एक्सेलरेशन जो ट्रक को मिल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक ब्रेक लगाने की वजह से वो कुछ मिल रहा है, उसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है जी। मान लो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया कि ब्रेक लगाने से 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग गया ट्रक में। अब आपको ये बताना है कि वो मास स्लिप करेगा कि नहीं करेगा। विल द मास स्लिप, ये क्वेश्चन है आपका। और करेगा तो फॉरवर्ड स्लिप करेगा या बैकवर्ड स्लिप करेगा, और अगर फॉरवर्ड करेगा या बैकवर्ड करेगा तो कितनी एक्सेलरेशन से करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेरा आपको एक सजेशन है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक सजेशन है। हमने पहले भी कहा था कि फ्रेम हमेशा कैरियर को लिया करो। ये एक वेज और ब्लॉक वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, तब भी मैंने कहा था कि हमेशा कैरियर को फ्रेम रखा करो। जो कैरियर है उसके फ्रेम में चले जाओ। लोड का कैरियर ट्रक है, ठीक है जी। तो लोड का कैरियर ट्रक है तो हम ट्रक के फ्रेम में चलते हैं, और ट्रक के फ्रेम में मास का फोर्सेस देखो क्या होगा। अगर आप फ्रेम कैरियर मतलब ट्रक को रखते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा इस मैकेनिक्स में, अगर आप इसको सक्सेसफुली करना चाहते हो तो इस लाइन को ध्यान रखना, ऑलवेज चूज द कैरियर एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होगा अगर हम कैरियर ट्रक के ऊपर लें और उसकी नजर में इस पे फोर्सेस देखेंगे तो कौन कौन से फोर्स आएंगे इस पे। तो
फोर्सेस अगर आप देखोगे तो उस पे फोर्सेस में दिखा देता हूँ। एक तो mg का लिखोगे, mg होगा, नॉर्मल होगा, चलिए और बताइए। तो दो हमेशा होते हैं, तो स्यूडो फोर्स भी हो जाएगा। स्यूडो आएगा, स्यूडो आएगा। यस सर आएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। एक मिनट, तो एक यस मिनट, सर आएगा। आएगा सर। इसका एक्सेलरेशन किधर है? उस ट्रक का एक्सेलरेशन किधर है? ट्रक ब्रेक लगाइए आपने, ब्रेक लगी है बैकवर्ड डायरेक्शन में तो स्यूडो फॉरवर्ड लगेगा। भाई जी, मोशन फॉरवर्ड है यार, चल वो आगे रहा है, लेकिन ब्रेक लगाओगे तो एक्सेलरेशन तो पीछे होगा ना फिर। यस सर, तो स्यूडो राइट साइड होगा। तो स्यूडो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जी, लगेगा। तो एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब स्यूडो फोर्स, हाँ ये ध्यान रखना, स्यूडो राइट साइड फॉरवर्ड आएगा। लगेगा, तो स्यूडो जो राइट साइड आएगा उसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगी। ma हो जाएगी। और ए इस ट्रक का 7m, तो स्यूडो फोर्स हो गया 7m का, 7m का स्यूडो फोर्स। आप बताओ ये स्यूडो फोर्स की वजह से वो मास फॉरवर्ड स्लिप करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? यस सर करना चाहेगा। स्यूडो फोर्स की वजह से मास फॉरवर्ड स्लिप करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन आ जाएगा कि मेरे रहते हुए तुम ये काम नहीं कर सकते, जब तक मैं हूं तब तक तुम इस ब्लॉक को आगे लेके नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैं इसको अपोज करूंगा। यही फ्रिक्शन का काम है। तो किधर लगेगा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेकिन स्यूडो फोर्स उससे ये कह रहा है कि तुम पहले अपनी औकात देख लो, मतलब तुम्हारी लिमिट क्या है पहले ये बताओ। तो फ्रिक्शन कह रहा है कि मेरी लिमिट तुमको नहीं मालूम, मेरी लिमिट μs इंटू एन की है, यानी कि 0.8 इंटू mg की है, यानी कि g को 10 मानेंगे तो 8m। फ्रिक्शन कह रहा है कि मेरी लिमिट तुमसे बड़ी है, तुम 7m हो और मेरी लिमिट 8m की है। क्या करोगे, ले जा पाओगे इसको? नो सर, नो सर, नहीं स्लिप होगा। आंसर आ गया कि नो। सर इसमें फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। नहीं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है। हाँ मतलब अब जिसको कंफ्यूज होना है वो हो जाए, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है। देखो अब ये है, मतलब आपको कंसेप्ट समझाया जा रहा है यार, कैसे देखना है क्वेश्चंस को। अब अगर मैं कहता है कि व्हाट इफ एक्सेलरेशन बाय ब्रेक, मान लो अगर एक्सेलरेशन बाय ब्रेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो स्लिप कर जाता, सर स्लिप करने लगता हो, तो स्लिप कर जाता सर। तो तब ये जो स्यूडो आप देख रहे थे, जो स्यूडो 7m दिख रहा था आपको, वो 10m वो हो जाएगा, 10m हो जाता सर, जो कि मोर देन लिमिट। अब ये फ्रिक्शन को चढ़ाएगा, मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा सर, है ना, मोर देन लिमिट ऑफ फ्रिक्शन। अब उसको चढ़ाएगा कि देखो तुमसे ज्यादा हो गया मैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहेगा फिर ले जाओ, स्लिप करा दो ब्लॉक को, अगर मुझसे ज्यादा हो, बिकॉज मेरी लिमिट तो 8m की है, उससे ज्यादा तो मैं हो नहीं सकता। तुम 10m के हो गए तो ठीक है, ब्लॉक को एक्सेलरेट कर लो भाई, हम क्या कर ले उसमें। अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेमेटिक लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ तो अब बताओ, अब आया काइनेटिक, अब आया, बोला कि हमारा नंबर अब आ गया। तो ये बताएंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है इस पर? जहां से फॉरवर्ड 10m का लग रहा है, 10m, और उसके अपोजिट में काइनेटिक फ्रिक्शन 8m कितना? 0.6 into n। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू के 6m सॉरी 6m हो जाएगा, हाँ 6m लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यस सर, कितना होगा? 4 आ जाएगा, तो 4 आ रहा है। लेकिन ये बताओ, 4 ये क्या उसका रियल एक्सेलरेशन निकाल रहे हो? नहीं, रिलेटिव टू कैरियर आ रहा है। ये हमेशा सब कुछ कैरियर के फ्रेम में हो रहा है, यानी ट्रक पे खड़े होने पर वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट चल रहा है। तो जरा किसी आदमी से ग्राउंड पे पूछो कि भाई तुमको ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन पे दिख रहा है? 14 मीटर पर सेकंड। इससे पूछो कि बताओ जरा एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना है, तो क्या कहेगा ये? 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 11 4 मीटर पर। ध्यान से बताओ बच्चा, गड़बड़ हो रही तुम लोगों से यहाँ, लास्ट में आप गड़बड़ कर रहे हो। -3 -3 11 सर।
11 11 होगा सर। अरे भैया ये बताओ, इस आदमी, सुनिए एक मिनट, इस आदमी को उस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स दिखेंगे? इस आदमी को नॉर्मल mg और फ्रिक्शन। इसको सीडो नहीं दिखेगा, इसको सीडो नहीं दिखेगा, ध्यान देना। यस सर, इनर्शियल फ्रेम में इसको यस सर। इसको सिर्फ नॉर्मल दिखेगा, mg दिखेगा और फ्रिक्शन दिखेगा। और एक बात तुमको समझा दूं, ये तीनों रियल फोर्स हैं। नॉर्मल रियल फोर्स है, फ्रिक्शन वहम नहीं है मेरा कोई। फ्रिक्शन लगता है, वाकई में लगता है, सच्चाई है वो। mg भी सच्चाई है। और रियल फोर्सेस हर एक फ्रेम में सेम होते हैं। मतलब ट्रक पे खड़े होकर के भी आपको उतना ही फ्रिक्शन दिखेगा जितना ग्राउंड से दिखेगा। लेकिन ट्रक पे खड़े होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए हम लोग वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ग्राउंड से भी देखने पर आपको उतना ही फ्रिक्शन और उसी डायरेक्शन में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड फ्रेम चूज कर लेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ और आ जाएगी या उसका डायरेक्शन कुछ और हो जाएगा। आप किसी ब्लॉक को फॉरवर्ड पुश करो मान लो, और आपका दोस्त भाग रहा हो, तो क्या उसकी नजर में तुम लेफ्ट साइड पुश करने लगोगे उसको? अगर किसी को तो आप जिधर धक्का दे रहे हो पूरी दुनिया को उधर दिखेगा, चाहे वो चले चाहे ना चले। सो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यस सर। सॉल्विंग इन द फ्रेम ऑफ कैरियर इज इजियर देन सॉल्विंग इन द ग्राउंड फ्रेम। ये मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि हमेशा आप कैरियर के फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जल्दी हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ग्राउंड फ्रेम चूज करते तो फ्रिक्शन की कुछ और वैल्यू बन जाएगी। फ्रिक्शन तब भी उतना ही आएगा। तो ग्राउंड वाले से जब ये पूछा गया कि तुमको तो तीन ही फोर्स दिख रहे हैं, ग्राउंड वाले पर्सन के हिसाब से ब्लॉक के ऊपर राइट साइड कोई फोर्स है ही नहीं, तो इसकी नजर में ब्लॉक किधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा? न्यूटन सेकंड लॉ भी तो होना चाहिए ना। एक्सेलरेशन एंड फोर्स पैरेलल होते हैं। तो जब फोर्स लेफ्ट दिख रहा है आपको, राइट साइड कोई फोर्स है ही नहीं, तो किधर की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा? सर लेफ्ट साइड। कितना? तो फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, एक ही फोर्स है, फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन है, और फ्रिक्शन उतना ही है जितना पहले था। ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना यहाँ पर। यस सर, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये म्यू के इनटू एन, यानी कि 0.6 इनटू नॉर्मल mg और डिवाइडेड बाय m करो। 6m/m 6 हो गया। हाँ, इसका मतलब ग्राउंड के हिसाब से ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेफ्ट साइड पर जा रहा है, लेकिन ट्रक पे खड़े हुए आदमी के लिए वो ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट साइड आ रहा है। राइट साइड पे जा रहा है। बड़ा मतलब गोलमाल है सब। सर यहाँ पे तगड़ा वाला इंट्यूशन था कि राइट साइड जाएगा। इंट्यूशन से चलता ही नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको। हो सकता है सर, वो तो कुछ सोचना छोड़ ही दिया है। ये वाला भरोसा उठ गया इंट्यूशन से। भाई अभी और तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये रिलेटिव मोशन वाले कॉन्सेप्ट से क्यों नहीं है? तो इक्वेशन आपने बताई हुई है। उससे भी आएगा, उससे भी आएगा। -6 आ रहा है सर। कौन कह रहा नहीं आएगा? उससे भी आएगा। हाँ आएगा सर। एक्सेलरेशन पीछे है। यस सर आएगा। 10-4 हो रहा है। एक मिनट करके दिखा दे, बस खत्म करिए। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ब्लॉक, तो मैंने 7 लिया हुआ था। ये आप लिखोगे ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ये लगाओगे रिलेटिव वाले से, ये लगाओगे। यस सर। तो ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक आपने 4 निकाला है फॉरवर्ड साइड पर, यानी कि +4। यस सर। तो ब्लॉक का एक्चुअल एक्सेलरेशन तो मुझे पता नहीं, लेकिन ट्रक का तो पता है। ट्रक कितना है? -10 -10 हो जाएगा। तो अब कितना आएगा? लग रहा है ठीक है, तो -6 आएगा। तो माइनस मतलब क्या? लेफ्ट नहीं हो गया? लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो आप चाहे रिलेटिव से करो चाहे आप न्यूटन लॉ से करो, कोई चीज गलत नहीं होने वाली। जी सर। कुछ भी गलत नहीं होगा अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो। हाँ, उल्टा सीधा कर रहे हो भैया, इंट्यूशन छोड़ दीजिए आप। इंट्यूशन छोड़ दो, सब सही आएगा। इंट्यूशन तब लगाना है भाई, आप कोई बाबा नहीं हो कि आप भविष्यवाणी कर दोगे, है ना। आप कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हो कि आओ तुम्हारा चेहरा देख करके, तुम्हारा हाथ देख करके बता देंगे क्या होने वाला है ना। अगर ऐसा होता तो सड़क किनारे फिर आप भी एक भाई तोता लेके बैठ जाओ, इस ब्लॉक पर फोर्स इधर लगेगा, और लोगों से 10-10 रुपए 20-20 रुपए लो कि आओ तुम्हारे क्वेश्चन में बताता हूँ फ्रिक्शन किधर लगेगा। बहुत कम है वो तो। भाई आप इसको समझ लो, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये लाइन जिंदगी में ध्यान रखिएगा। लूटते हैं बाबा इस तरह के। कैरियर के फ्रेम में रखना है अपने आप को हमेशा।
कैरियर के फ्रेम में मोशन देखिए हमेशा। ठीक है बच्चा, तो आज यही रखते हैं यार अभी, है ना, और बाकी अब अगली क्लास में करेंगे इसको। सर